एक बार कंफर्म कर देना हाँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं। हुआ है क्या? हो गया सर। ओके। अच्छा देखो, तो फिर जीएसटी, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स या फिर आप जीएसटी जो भी नाम दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में डिस्कशन चल रहा है, आज जीएसटी क्लास है। तो जीएसटी में या गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम लोग अभी एक लंबा डिस्कशंस के अंदर बात कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसे सोच रहे होंगे सर फंस गए हैं एग्जाम्शंस बताते बताते, थक चुके होंगे हम लोग एग्जाम्शन सुनते सुनते। लेकिन क्या करें सर, डिफरेंट एग्जाम्शंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम्शन चैप्टर है ना, ये आपको ये आइडिया देता है कि अगर आपको ये पता है कि जीएसटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आप इनकम टैक्स सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट, इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे किस किस सर्विस या गुड्स के केस में एग्जाम्शंस क्रिएट करता है, तो आपको नॉलेज ये मिल जाएगा कि ये टैक्सेबल क्या होता है ना। जब आपको एग्जाम्शंस का नॉलेज हो तो आपको टैक्सेबल का नॉलेज भी एक आइडिया लग जाता है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, बिकॉज डिफरेंट एरिया। हाँ, एक एरिया नहीं कि भाई बस एक दो चार एरिया है देख लिए भाई, चैरिटेबल देख लिए, एग्रीकल्चर देख लिए, हेल्थ सेक्टर देख लिए, एजुकेशन देख लिए, नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स जो बिजनेस सेक्टर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है। आपको डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट सेगमेंट्स को, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जानना है कि भाई कहाँ कहाँ बिजनेस होता है। सरकार भी बिजनेस करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ओरिएंटेड सर्विस भी है, गवर्नमेंट को सर्विस दिया भी जाता है, गवर्नमेंट से सर्विस लिया भी जाता है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू, प्रोवाइडेड फ्रॉम, ये भी एक एरिया हम लोगों ने डिस्कस किया सर। ठीक है, और चैरिटेबल के बारे में भी आप लोगों ने देखा कि चैरिटेबल सर्विस के किस तरह से एग्जाम्शन था, किस तरह से एडुकेशन के अंदर आप लोगों ने देखा कि कब जीएसटी लग रहा है, कब चार्ज नहीं किया जा रहा है, कब एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। आपने हेल्थ सेक्टर्स के अंदर देखा। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट वीक क्या किया था, कौन से सेक्टर्स के बारे में बात किया था सर? ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अरे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और उससे पहले था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उससे पहले था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया में हम लोग बात चल रहे हैं सर। तो उसमें हम लोग एग्जाम्शंस के अंदर कोशिश करेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट, हाँ मैं सोचा था कि आज न्यू चैप्टर कराऊंगा, मतलब आज एग्जाम्शंस को कंप्लीट करूंगा, बट आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बताना पड़ेगा आपको। फाइनेंशियल सर्विस मतलब आरबीआई एंड फाइनेंशियल एरिया में जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना सर, उसमें जीएसटी के बारे में क्या एग्जाम्शंस के बारे में कहा गया है, ये आज मैं आपको बताऊंगा सर। उसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का एक कॉन्सेप्ट है, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंश्योरेंस सर्विस जो है उसके बारे में बताना है। ठीक है, लीजिंग सर्विस के बारे में बताना है। तो ऐसे कुछ सर्विस है जो फाइनेंशियल एरिया के साथ कनेक्टेड है। तो ऑलमोस्ट कंक्लूजन स्टेज में आ गए हम लोग, मतलब एग्जाम्शंस चैप्टर के अंदर। लेकिन बताना ज़रूरी है सर, थोड़ा डिटेल्स में ही जानना ज़रूरी है। मैं स्किप भी नहीं कर सकता, जल्दबाजी भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैं स्किप करूँगा तो कल आपको ही लगेगा पढ़ने के टाइम पे कि सर ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। मैं आप लोगों को सिलेबस पे दिखाता हूँ कि जीएसटी सीखने के लिए आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट पूरा नॉलेज के साथ रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या सीखना बाकी है और क्या क्या सीख चुके हैं। और अगर किसी का कोई टॉपिक मिस है तो उनको मैं वो टॉपिक शेयर करूँगा, प्लीज़ मुझे एक बार याद ज़रूर दिला दें। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लिया सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? प्लीज़ टेल मी। है दादा। ओके, ये देखिए सर, ये जीएसटी का एरिया है जिसके अंदर हम लोग एक एक करके बात करे जा रहे हैं सर, मतलब डिटेल्स में बात करे जा रहे हैं। ये इसके अंदर आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कोई ऐसे नहीं कि मतलब इंट्रो है छोड़ देते हैं, नहीं सर, इंट्रोडक्शन बहुत वाइटल है। यहाँ से बहुत सारा सवाल एमसीक्यू लेवल में पूछ लेते हैं सर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जिन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है बहुत बढ़िया, जिन लोगों का अभी तक इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, मैं उनको इंट्रोडक्शन का क्लास शेयर कर बहुत ही जल्दी कर लूँगा सर। मुझे ना एक बार पिन कर देना सर व्हाट्सएप में कि सर इंट्रोडक्शन क्लास एक बार शेयर कीजिए। अभी मैं रिकॉर्डेड कर दूँगा शेयर, बाद में अगर लाइव में चलेगा तो लाइव में फिर से कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, फटाफट एक बार आपको बता देते हैं। जीएसटी का बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर फ़र्क जानते हैं, फीचर्स क्या है जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, भारत में जीएसटी का जो पूरा
मतलब शुरू से लेके एंड तक का जर्नी, कॉन्सेप्ट क्या है, भारत में जीएसटी का ज़रूरत क्या है, जीएसटी आने से पहले क्या था, ठीक है, फ्रेमवर्क कैसे बना, बेनिफिट क्या है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के बारे में क्या प्रोविजंस है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स भी, एमसीक्यू एंड ऑल्सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नोट्स के अंदर आपको मिलेगा, जिनको मैं ऑलरेडी दे दिया। अच्छा, सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है, ये बहुत ही वाइटल एरिया है। अगर आप इंट्रो पता कर लेते हैं ना, इसके बाद आपके लिए बहुत ही वाइटल एरिया होता है सप्लाई ऑफ अंडर जीएसटी समझने का, ठीक है। सप्लाई मतलब ये जो सप्लायर है ना सर, ये सप्लायर सप्लाई करता है तभी जीएसटी अराइज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे देश में जो जीएसटी है वो बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड है, और इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है सप्लायर के थ्रू से। मतलब सपोज आप किसी भी चीज़ का सप्लायर हो, मतलब सेलर हो, तो नॉर्मल केस में क्या है कि आप सेल करोगे, जीएसटी कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा करोगे। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपका जो सर्विस है ये अगर जीएसटी चार्जेबल है, मतलब इसमें अगर टैक्स लगता है, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को जमा करूंगा, क्योंकि मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं हो गया सप्लायर। सिमिलरली अगर आप किसी गुड्स का बिजनेस करते हो, आप गुड्स लोगों को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, जीएसटी चार्ज कर रहे हो, कलेक्ट करो, गवर्नमेंट के घर में जमा करो, ठीक है। लेकिन ये सुनना जितना आसान है, लेकिन रियल में जब आपको सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर ये बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि सप्लाई क्या है, ठीक है। ये सप्लाई है तो क्या है, ठीक है, जिसके अंदर सप्लायर भी पता होना चाहिए, और कब कब आपको पता चलेगा कि ये सप्लाई है, मतलब उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सप्लायर को समझना जरूरी होता है, उतना ये भी समझना जरूरी होता है कि हर एक सप्लाई मतलब हर एक सप्लाई जीएसटी नहीं होता, ठीक है, मतलब हर एक सप्लाई में जीएसटी नहीं आता, तो ये सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर बताया जाता है सर, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। ये चार्ज ऑफ जीएसटी क्या है सर? चार्ज ऑफ जीएसटी हो गया कि जीएसटी चार्ज कब करना है, कब लगाएंगे जीएसटी, मतलब किस पे लगाएंगे, सप्लायर पे लगाएंगे कि रिसिपेंट पे लगाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही वाइटल एक एरिया बात करता है सर, ठीक है। तो ये चार्ज ऑफ जीएसटी जिन लोगों ने कर लिया रिसेंट ट्रेंड में, वेरी गुड सर, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं एक एक करके ये चार्ज सप्लाई दोनों शेयर करता हूँ, कर लीजिए। और एग्जामेशन से जो लोग एकदम क्लियरली पूरा शुरू से कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जामेशंस के पूरा एक एक टॉपिक अभी चर्चा कर रहे हैं सर, ठीक है। एक एक टॉपिक में बात कर रहे हैं कि एग्जामेशंस, डिफरेंट एग्जामेशंस के बारे में चर्चा चल रहा है। जैसे एग्जामेशंस कंप्लीट हो जाए इसके बाद जो वाइटल एरिया में बात करेंगे वो बहुत ही एक अलग ही लेवल का चर्चा रहेगा, बिकॉज उसमें जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक में बात करेंगे। क्या बोलो तो, एक तो है टाइम एंड वैल्यू, ठीक है, मतलब जीएसटी में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया आता है सर कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब जब तक आप टाइम एंड वैल्यू को नहीं समझ पाओगे तब तक आपको जीएसटी चार्ज कैसे करोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जी गवर्नमेंट को दोनों चीज़ चाहिए होता है भाई, टाइम क्या है और वैल्यू क्या है, कि मतलब किस टाइम पे जीएसटी चार्ज करेंगे, इसलिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वैल्यू क्या होगा, मतलब 100 का चीज़ है कि 1000 का है कि लाख का है, कैलकुलेशंस भी यहाँ पर होगा। और जैसे ही वैल्यू और टाइम सीख जाओ ना सर, जैसे ही आप वैल्यू और टाइम सीख जाते हो उसके बाद आपके सामने एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन आता है। क्या हो गया भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, फिर से हम, सॉरी सर, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना बाकी पेज ना किसी कारण से आया नहीं। इसके बाद आ जाता है सर इनपुट क्रेडिट, ठीक है, जो अनदर वाइटल एरिया है इनपुट क्रेडिट। और उसके बाद धीरे धीरे कंक्लूजन स्टेज में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात होगा, जीएसटी फाइलिंग में डेट के बारे में बात होगा, ठीक है। तो वो सब फाइनल स्टेज है, मतलब ये जो रिटर्न फाइलिंग, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह कब करना है, किसको करना है, नहीं करना है, ठीक है, ये सब जो डिस्कशन है वो थोड़ा लास्ट में जाके होगा, ठीक है। बट हर एक पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक जीएसटी को समझने के लिए ये रास्ता से हमें गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर किसी कारण से ना वो पेज नहीं आया, मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगा अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं सर? सर अभी तो बात कर रहे हैं एग्जामेशंस पे ना। प्रिया, प्रिया आवाज़ आ रहा है क्या आपको? हाँ सर आ रहा है। गुड अच्छा, इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके प्रिया, ये थोड़ा सा आपको आज मेन टॉपिक में ही ले लिया, ठीक है, आपने थोड़ा पहले किया था, बीच ओके सर। में कुछ क्लास मिस हो गया, मैं आप लोगों को शेयर कर लूँगा, ठीक है। एग्जामेशन चल रहा है जीएसटी के अंदर, ठीक है, एग्जामेशन अंडर जीएसटी चल रहा है, तो समझ में आ जाएगा सर, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा।
अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं सर। अरे आइडिया लग रहा है ना कि हम लोग किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। यस सर। অভিষেক বুঝতে পারছিস কি পাচ্ছিস না, কি কি করতে হবে আর কিভাবে এগোতে হবে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, যে ক্লাসগুলো স্টার্টিং এর দিকে ছুটে গেছে মানে মিস হয়ে গেছে সেই ক্লাসগুলো আমি শেয়ার করে দেবো, ওগুলো একবার ফটাফট এক্সট্রা ভাবে করে নে, আবার পরে যখন লাইভ করাবো তখন আবার একবার রিভিশন করে নিবি। এতে কি হবে, কোশ্চেন প্র্যাকটিসের জন্য সুবিধা হয়ে যাবে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কনসার্ন, বাট সুবিধের জন্যই করে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। अच्छा, तो एग्जाम्शंस पे बाकी चर्चा कर लेते हैं सर, ठीक है। एग्जाम्शंस का जो बाकी एरिया है चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्शंस का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें हम लोग ऐसा वैराइटीज ऑफ सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर जीएसटी को एग्जाम्ड किया गया, ठीक है। या फिर देख के लगता है एग्जाम्ड होगा बट शायद एग्जाम्शंस नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें पूरा समरी नोट्स भी आप लोगों को मैंने शायद शेयर किया, ठीक है। समरी नोट्स के अंदर भी आपको मैं छोटा करके शॉर्ट नोट्स के अंदर अलग अलग सर्विसेज के बारे में भी बताया कि जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो एग्जाम्शंस के बारे में कौन बात करता है सर, ऑब्वियसली सर सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 11 एंड आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 6, ठीक है। यही लोग बात करते हैं सर एग्जाम्शंस के बारे में कि मतलब एग्जाम किसको करना है किसको नहीं करना है। ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर पावर दिया गया है, आईजीएसटी के अंदर भी पावर दिया गया है, और ये पावर टू एग्जाम एसजीएसटी का भी अलग पावर है स्टेट्स के हाथ में, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू, अभी बात नहीं करना उतना, क्योंकि हम लोगों का जो मेन पढ़ने वाला एरिया है ना वो मेनली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज द मेन एरिया। बाकी स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वो लोग कर सकता है, स्टेट जीएसटी के अंदर भी कुछ अलग 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 चीज़ें डिटेल्स में बोला गया है, ठीक है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है सर सभी केस में। तो ये जब भी एग्जाम्शंस के बारे में बताते हैं ना कि किस सर्विस को एग्जाम करना है कितना एग्जाम करना है, ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशन के थ्रू से स्पेशल ऑर्डर के थ्रू से वो लोग बताते हैं, कौन, सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। तो ये सब तो बात कर चुके हैं ना सर, यस ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर रोज क्यों याद दिलाते हो सर? रोज इसलिए याद दिलाते हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि क्या पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो ये सब वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग में सर एक सर्विस के बारे में पढ़े थे एग्जाम्शंस के अंदर, दैट इज चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा सर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस के बारे में, डिटेल्स में पढ़ा सर, एक एक पॉइंट पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने हेल्थ केयर के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सरकार जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसका लंबा लिस्ट था, उसमें कितना कौन सा सर्विस एग्जाम्शंस में जाता है और कौन सा सर्विस एग्जाम्शन नहीं होता है। कॉमन सेंस कहता है कि नहीं सरकार का सर्विस होगा तो एग्जाम्प्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो भी चार्जेस लग सकता है जीएसटी। इसका हम लोगों ने बहुत सारा एरिया देखा कि जहां गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फिर भी जीएसटी चार्ज हो रहा है, ठीक है, या गवर्नमेंट एजेंसी कर रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रहा है फिर भी जीएसटी चार्जेबल हो रहा है, ठीक है। ऐसा जगह हम लोगों ने देख के आए सर, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। फिर इस तरह से देखते देखते हम लोग बहुत ज़्यादा जगह में क्रॉस करके आ गए सर कंस्ट्रक्शन सर्विस में। ये भी एक अनदर इंटरेस्टिंग एरिया था जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर बात किया। आई होप याद है, क्या रे याद है कि नहीं, या वो लोग भूल गए? भूलने से नहीं होगा सर, ठीक है, भूलना नहीं है, ताकि जब टेस्ट अरेंज करे आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चंस कनेक्टेड रहे सर। अच्छा, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, ठीक है, ये रहा ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के एरिया में जो है ना सर पैसेंजर, ओहो क्या हो गया, सॉरी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है उसमें भी आपको कुछ एग्जाम्शंस मिलता है और कुछ एरिया में आपको एग्जाम्शंस नहीं मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातें की है सर, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में बात की है वैसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी बातें की है ना। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन लंबा चर्चा था सर जीटीए के बारे में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसका चर्चा तो स्पेशल करके चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर भी हुआ है। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर भी अगर आप चेक करते हो वहां पर भी गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में बड़ा डिटेल चर्चा होता है, बिकॉज ये जीटीए ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जीटीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा जीटीए को। अच्छा, जीटीए के बाद हम लोगों ने सर जीटीए लास्ट दिन तो जीटीए ही पढ़े थे मुझे याद है। अच्छा, तो फिर आज क्या पढ़ोगे सर? सर आज चलो ना बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस देख लेते हैं, देश में कितना सारा सेक्टर्स चलता है बिजनेस के लिए। हाँ, तो आज देखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स को देखो फटाफट, ठीक है, ऐसे फटाफट देखो तो मैं समरी से आपको बता दूं, आप रट लो और क्वेश्चन कर लो खत्म, बट क्या पता क्वेश्चन अगर कॉमन ना मिले तो
हाँ प्रिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर। तो इसलिए बेहतर क्या है, क्वेश्चंस कॉमन के लिए वेट करे कि डिटेल्स में जान ले, क्या जरूरी है? प्रिया बोलो, तुम्हें ही पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? डिटेल्स में जान लेना ना। सर डिटेल्स में जान लेना चाहिए। हाँ सर, उसके बाद क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को मजबूत बनाते जाओ। अच्छा, तो फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स का डिटेल्स क्या है? सर्विसेज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से याद आया, चलो आप लोगों को मैं आरबीआई के साइट में लेके चलता हूँ, रिजर्व बैंक की साइट। सर क्या है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर हमारे देश का, आप लोग सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में सेंट्रल बैंक है ना, क्या रे सेंट्रल बैंक तो, या फिर आप ऐसे भी बोल यस सकते हो सर। अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक के साइट के अंदर भी जाओगे ना तो आपको रिजर्व बैंक के प्रीएम्बल में, ठीक है, ये क्या करता है लिखा हुआ है, क्या करता है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of increasing complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। ठीक है, पूरा भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी का सिस्टम है, वो देखना, पैसा छपाना, ठीक है, ये सभी काम ये करते हैं। यहाँ पर डेली जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है ना सर, अरे इंटरेस्ट रेट जानते कि नहीं जानते, किस रेट में बैंक को लोन मिलेगा, बैंक किस यस सर। रेट में लोन को वापस करेगा, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर? रेपो। हाँ सर, क्या रे, सुना कि नहीं रेपो। सुना? हाँ, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, किस रेट में आरबीआई बैंक से लोन लेगा, ठीक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक, पहले तो नॉर्मल रेपो, कॉमर्शियल बैंक को किस रेट में आरबीआई से लोन लेने को मिलेगा, आरबीआई उनको मतलब कमर्शियल बैंक उसको वापस किस रेट में करेगा, या फिर आरबीआई को जरूरत पड़े तो वो किस रेट में ले सकता है कभी, ठीक है, तो जस्ट रिवर्स रेपो कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से रेपो, रिवर्स रेपो, ये रेट भी डिसाइड करता है आरबीआई, ठीक है। तो अभी देखो आप आरबीआई के साइड में जाओगे ना, आपको हमेशा जो अपडेटेड है मिल जाएगा, ठीक है। हमारे देश में जो बैंक चलता है सर, उसमें जो लेंडिंग डिपॉजिट रेट चलता है इंटरेस्ट का, ठीक है, ये देखो एक आज के डेट में अभी का जो सिनारियो चल रहा है, अगर कोई एफडी करता है तो उसका रेंज भी दिया हुआ है, कोई सेविंग्स अकाउंट ओपन करता है क्या इंटरेस्ट दे सकता है वो भी दिया हुआ है, ये सब मार्जिनल स्टैंडिंग एमसीएलआर रेट है, बेस रेट है, ये सब बिजनेस के अंदर चलता है बैंक टू बैंक के बीच में, ठीक है। अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, फिर आपको लगेगा कि बैंकिंग चल रहा है सर, ठीक है, लेकिन नहीं, हमें अभी बैंकिंग नहीं पढ़ना है सर, ठीक है, हमें बैंक का सर्विस देखना है। और ये बताना है आपको, ये जो बैंक हमें जो सर्विस प्रोवाइड करता है, या आरबीआई जो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, इसमें जीएसटी का क्या खेल है। आई होप आपको मैं थोड़ा बता पाया, समझा पाया कि पढ़ना क्या है। हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आरबीआई तो बैंकर्स टू बैंक भी कहलाता है ना। हाँ, इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स का बैंक भी कहलाता है सर, दैट इज द रीजन, ठीक है, बैंकर्स बैंक इज आरबीआई, ठीक है। तो हमें क्या सीखना है सर? सर हमें सीखना है कि ये जो आरबीआई का जो सर्विस है, ये हमें सीखना है। कहाँ चला गया आरबीआई सर्विस का डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह कर लिए लास्ट क्लास। यस सर, चलो पहले फटाफट ना लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या सर्विस मोटा मोटी प्रोवाइड करते हैं। और एंट्री नंबर 26 जो बेसिकली एग्जाम्पशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। एंट्री नंबर 26 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, जिसमें एंट्री नंबर 26 में सर्विस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड है। बात को ध्यान से समझना सर, एंट्री नंबर 26 सर्विस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन एग्जेम्प्टेड तो बोल दिया, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि हर एक सर्विस एग्जेम्प्टेड होगा, नहीं सर, कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाएगा। एंट्री नंबर 27, ठीक है, ये भी एक एंट्री है जीएसटी एक्ट के अंदर, सर्विस बाय वे ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट,
ठीक है, डिपॉजिट रखना, लोन देना, एडवांस देना, इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट लेना, ठीक है, डिपॉजिट रख के इंटरेस्ट देना, लोन दे के इंटरेस्ट लेना, ठीक है, डिपॉजिट रख के इंटरेस्ट देना, प्रोवाइड करना, लोन दे के या लोन लेके, ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस। मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करता है, आप लोगों को पता है सर, बैंक क्रेडिट कार्ड, अरे क्यों नहीं पता, आप सब यूज भी करते होंगे, अरे करते हो कि नहीं करते सर? ये बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू से आपको लोन मिलता है बेसिकली, है ना, ओवरड्राफ्ट मिलता है, यस और नो? क्रेडिट कार्ड के बेसिस में आपको बेसिकली शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है ना? यही है ना सिस्टम कि आज बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म लोन दे दिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, कल आप धीरे धीरे उसका पेमेंट कर लो विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ही पेमेंट करते हो ना क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका अमाउंट होता है। अरे बोलो सर, हाँ ना बोलो ना। यस सर। तो क्या कहता है यहाँ पर देखो, NT 27 बोलता है सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स, एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये एग्जेम्प्टेड में आ सकता है, बट ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ना सर्विस के थ्रू से, ये एग्जेम्प्टेड में हो सकता है, बट ये क्रेडिट कार्ड सर्विस जो है ना, उसमें जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है, इसको स्पेशली अलग कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड सर्विस के थ्रू से जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को या आरबीआई को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं आता है सर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं डिटेल्स में बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी बस मैं पॉइंट को बता रहा हूँ फटाफट एक बार, अभी आ रहा हूँ सर, एनालिसिस करूंगा आप लोगों के साथ एग्जाम्पल्स के साथ, बैंक का सप्लाई का पूरा क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, ठीक है, एक बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर्स कैसे कैसे काम करते हैं, उनका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, वैल्यू डिसाइड होगा तभी जीएसटी पे कर पाओगे ना, ठीक है। तो सपोज आप यही सोच लो कि आप किसी बैंक में या फाइनेंस कंपनी के साथ हो, ठीक है, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप समझ लेना कि आपको जब उसका जीएसटी के बारे में सोचना है तो आप क्या क्या सोच सकते हो, ठीक है, उसका जीएसटी कंप्लायंस कैसे रेडी कर सकते हो, तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब चीज़ें आपको रियल लाइफ में करना पड़ेगा, तब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा चीज़ आता है और कौन सा चीज़ नहीं आता है। ओके, अच्छा, इसके साथ ये भी देख लो, सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी तो आप लोग जानते हो, है ना, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू से जो होता है, तो सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंग्स बैंक एंड सच डीलर्स, ये भी NT 27 के अंदर कहा गया है जो एग्जेम्प्टेड हो सकता है, ठीक है, आगे इसका एनालिसिस बताऊंगा आपको। अच्छा, और कुछ है क्या सर? 27A भी है सर, 27A के अंदर भी कुछ ऐसे सर्विसेज के बारे में बोला गया है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी। सर बैंकिंग कंपनी मतलब सर कोई भी बैंक जो इंडिया में आरबीआई के अंदर लिस्टेड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर चलता है, और कंपनी भी है कंपनीज एक्ट के थ्रू से, तभी उसको बैंकिंग कंपनी कहा जाता है, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, क्या है? बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, BSBD अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये प्रधानमंत्री ने खुलवाया था मोदी जी आने के बाद, ठीक है, मोदी जी आने के बाद ये अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चालू हुआ कि भारत में सभी लोगों का अकाउंट ओपन होगा, ये भी बैंक का सर्विस है, तो जाहिर सी बात है, समझ में आ ही रहा होगा कि ये एग्जेम्पशन कैटेगरी में ही आ जाता है। अच्छा, लेकिन क्या बाकी अकाउंट का सर्विस चार्जेबल हो सकता है? यस, चार्जेबल हो सकता है। अच्छा, सर्विस बाय एक्वायरिंग 34, एंट्री 34, सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000, अगर किसी भी तरह का सेटलमेंट अमाउंट हो रहा है, कोई भी बैंक एक्वायरिंग बैंक जो है, ठीक है, जो एक्वायर कर रहा है, ठीक है, टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ 2000 इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 2000 तक का अमाउंट का बात है, ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस, अगर 2000 तक का अमाउंट है एग्जेम्पशन कैटेगरी में चला जाएगा। इसमें फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री एक्वायरिंग बैंक का मतलब है एनी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, और एनी अदर पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड, ठीक है, कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, ठीक है, कोई भी कार्ड का नाम दे दो,
और उसमें जो भी सेटलमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, बैंक जो भी सेटलमेंट कर रहा है किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ, जिसका वैल्यू 2000 तक का हो, ठीक है, ऐसे सेटलमेंट सर्विसेज जो भी हैं 2000 तक का सेटलमेंट सर्विसेज जीएसटी फ्री हो सकता है, ठीक है, या होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक्वायरिंग बैंक का मतलब समझ में आ गया, मतलब जो बैंक वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक्वायर करता है, ठीक है, या जिस जिस बैंक का या जिस फाइनेंशियल कंपनीज का वो कार्ड है। आजकल तो कार्ड का जमाना है सर, हाँ, इवन पेटीएम, फोन पे, बहुत सारे ये सब पेमेंट बैंक जो है ना, इनका भी कार्ड आ गया। अरे आया कि नहीं आया बोलो? हाँ, क्या क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो है ही, चार्ज कार्ड, बहुत सारे नाम से इनको बोला जाता है। और आधार पेमेंट कार्ड सर्विस, इसीलिए लिख दिया आधार पेमेंट कार्ड सर्विस। हाँ, कुछ भी कार्ड का नाम ले लो, वो कार्ड, ठीक है, 2000 से ज़्यादा का वैल्यू होगा तो जीएसटी में आ सकता है, बट अप टू 2000 तक ये नॉर्मली एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में सेक्शन एंट्री नंबर 34 में बोला गया है, ठीक है। ओके, आगे और भी डिस्कशन करना है सर। अच्छा सर, सेक्शन 30, सॉरी, एंट्री नंबर 39 ए, एंट्री नंबर 39 ए, ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर फाइनेंशियल सर्विस का सेक्शन एंट्री नंबर 39 ए में क्या बोला है ये सुन लो सर। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। सर्विस बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन ए मल्टी सर्विस एसीजेड। सर एसीजेड क्या होता है? सर एसीजेड होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन विथ इंटरनेशनल। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हो, किसी का अनम्यूट था, बोलो सर बोलो। नहीं सर, वही फुल फॉर्म बोल रहा था, आपने बोल दिया। ओह अच्छा, सॉरी सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अच्छा बताओ एसीजेड क्या होता है, फुल फॉर्म से क्या होगा, मतलब बताओ। सर उनको लाइक है ना, वो इंडिया में फॉरेन, मतलब उनको है ना सारा फैसिलिटीज दिया जाएगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर्स उनको है ना 100% वो छूट मिलता है प्रॉफिट पे। बहुत सारा मतलब एसीजेड के अंदर इनकम टैक्स में इसका क्वेश्चंस भी कराया जाता है सर। हाँ, यस सर, एसीजेड को, चैप्टर 2 में। ठीक है, एसीजेड में इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है, एसीजेड का कैलकुलेशंस भी सिखाया जाता है कि किस तरह से एसीजेड को बेनिफिट मिलता है। सर टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है, मतलब जहाँ बाकी किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी को ये बेनिफिट नहीं मिलता है, वहाँ पर एसीजेड में जो एंटिटी है, एसीजेड के अंदर जो एंटिटी है, उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है सर, स्पेशली टैक्स बेनिफिट। मतलब इसीलिए बोला जाता है देश के अंदर विदेश। ऐसे तो एसीजेड इन इंडिया अगर आप देखना चाहोगे, इसका एक अलग साइट भी है गवर्नमेंट का, आई थिंक ये सही साइट है, acgindia.nic.in। देरी से खुल रहा है मतलब सरकारी होगा। यस यस, सरकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जाके भारत में एसीजेड कहाँ क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली पोर्ट एरिया एसीजेड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल पोर्ट एरिया आप देख सकते हो, जिसमें कांदला, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, फॉल्टा, दिस इज इन वेस्ट बंगाल सर, ठीक है। ये फॉल्टा इज इन डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर जाने के टाइम पे पड़ता है सर फॉल्टा, ठीक है। वो एरिया को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। नोएडा, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारे देश में, और भी है, आप अगर और डिटेल्स देखोगे और भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है सर। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी कंपनी जो भी काम करेगा, ठीक है, उसको बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, इसीलिए एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जिसमें देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ पाए, ठीक है, देश का इनकम बढ़ पाए, ये उनका मेन इंटेंशन रहता है, ठीक है। और इसलिए ऐसे इसमें गवर्नमेंट का फायदा तभी है जब उसका बिजनेस बढ़े, ठीक है। जब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज कलेक्शन नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो टैक्स जो होता है ना, फटाफट मिल जाता है, ये टैक्स मिलने में मुश्किल होता है सर, ठीक है। ये देखो, इसका वेस्ट बंगाल में अपना रविंद्र सदन में निजाम पैलेस के वहीं पर इसका हेड ऑफिस भी है, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो इसका मैप भी एक मिल जाता है, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। स्टेट एसीजेड रूल्स भी हैं, ठीक है, स्टेट वाइज भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और बहुत सारा डेवलप एसीजेड डेवलप और भी कर रहा है। आप लोग शायद सुने होंगे, कभी कभी ये सब खबर आता है कि जैसे विप्रो एक बार कहा था, आई डोंट नो उसको मिला कि नहीं, अभी मुझे याद नहीं है। विप्रो विप्रो वेस्ट बंगाल में आना चाह रहा था बहुत दिनों से, तो वो बोल रहा था वेस्ट बंगाल में सीएम को कि हमें एसीजेड दे दो, हम आएंगे वेस्ट बंगाल में, आई হ্যালো, थिंक। हाँ बोलो। ওই আমাদের যে উইপ্রোর মোড়টা রয়েছে নিউ টাউনে, ওটা ওটা एसीजेड। ওটা এফিলিয়েট। यस, इसीलिए देखो, इसीलिए मैंने ओपन किया, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, ठीक है। विप्रो मोड जो है सॉल्ट लेक में ना रे,
वो स्पेशल না নিউ इकोनॉमिक টাউন নিউ টাউনে নিউ न्यू টাউনে टाउन মানে में, হচ্ছে তোমার अच्छा করোনাময়ী। कोरोनामयी सॉल्ट लेक में आता है पर ও সল্টলেক, যাই হোক। ठीक है, तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाया गया है सर। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या होता है, यहाँ पर जो भी कंपनीज लोकेट होता है उसको टैक्स में बेनिफिट मिलता है 5 साल तक। फिर उस नेक्स्ट 5 साल तक भी एक बेनिफिट है कि जो भी प्रॉफिट करेगा उसमें भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अगर वो प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करता है। ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को इनकम टैक्स के अंदर कराऊंगा सर, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो बात क्या निकल के आ रहा है, अब ध्यान से समझना, ये एंट्री 39 है। सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएट फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन ए मल्टी सर्विसेज एसीजेड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब एसीजेड तो समझ गए, अब आपको एक चीज बताऊंगा सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है। स्टेटस टू ए कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन करेंसीज अदर देन इंडियन रुपीज, इन करेंसीज अदर देन इंडियन रुपीज। मतलब आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो इंडियन रुपीज नहीं अदर करेंसीज में सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से हो रहा है, ठीक है। फॉर द मैं आपको समझाता हूँ आईएफएससी क्या करता है, मैं आपको समझाता हूँ। For the purpose of this entry, the intermediary of financial service is in IFSC is a person, ठीक है, who is permitted or recognized as such by the government of India or any regulator appointed for regulation of IFSC, जिसको IFSC को रेगुलेट करने के लिए दिया गया, who is treated as a person resident outside India under the foreign exchange management, उसका रेसिडेंशियल बाहर देश का है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के हिसाब से रेगुलेशन 2015 के हिसाब से, मतलब कोई भी आउटसाइड रेसिडेंट का, ठीक है, एज ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विस सेंटर रेगुलेशन 2015, हु इज रजिस्टर्ड अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सर्विस के हिसाब से भी उसका इंश्योरेंस ऑफिस जो भी है वो भी एसीजेडी या आईआईएफ मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से प्रोवाइड हो रहा है। या फिर ये तो इंश्योरेंस का हो गया सॉरी सर, साथ में आप देखो who is permitted as such by Security Exchange Board of India, that is SEBI, under Security Exchange Board of India International Financial Service Guidelines 2015। सर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कहने का मतलब ये चाह रहा है सर, ये जो भी बंदा इंटरमीडिएट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अलॉन्ग विद एसीजेड, ठीक है, इनका सर्विसेज जो भी होगा ना, सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएरी मीडिएटर, ब्रोकिंग कंपनीज वगैरह भी है इसके अंदर, बिजनेस ब्रोकर बोल सकते हो, इंटरमीडिएरी बोल सकते हो, इनका सर्विस किसके थ्रू से होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू से आउटसाइड इंडिया में सर्विस प्रोवाइड होगा। ऐसे सर्विस में भी एग्जेम्पशंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पहले ना मुझे बताना पड़ेगा ये आईआईएफसी मतलब सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्चुअल में करता क्या है। हाँ सर, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्चुअल में करता क्या है, एक मिनट रुको, मेरे एक नोट्स है मैं निकालना भूल गया, आई होप कि मिल जाएगा मुझे। ओहो, नोट्स कहाँ गायब हो गया। देखते सर अगर मिल जाए, हाँ मिल गया सर, ठीक है, एक मिनट इसको पीडीएफ कर लेते हैं। बता देता हूँ सर, अभी बता देता हूँ आपको, देखो देखो सर, व्हाट इज आईएफएससी एंड हाउ डज इट वर्क, आपको जानना जरूरी है कि नहीं। हाँ सर, आईएफएससी क्या है और ये कैसे काम करता है। अच्छा ये तो जान, अभी तो बता देंगे आपको आईएफएससी क्या है और कैसे काम करते हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट कि ये आईएफएससी क्या है, और फिर इंडिया में भी कहाँ आईएफएससी बन रहा है। फ्यूचर आईएफएससी इंटरनेशनल आईएफएससी बन रहा है सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। हाँ सर, जानते हैं आप लोग इंडिया में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है। अगर ये बन जाए ना, अगर ये बन जाए तो भारत का किस्मत खुल जाएगा सर, इंडिया का बहुत बड़ा एक किस्मत ओपन हो जाएगा। मतलब आप ऐसे सोचो
ये बन रहा है सर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। मतलब इंडिया में ना ये दुबई, सिंगापुर, इंग्लैंड, यूके, ये सब कंट्री में ना, यूएस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बहुत सारे हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसे सिटी बन रहा है जो ऑलरेडी, इसको गिफ्ट नाम से दिया गया, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसका ऑलरेडी कुछ टावर बिल्ड होना भी चालू हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सर हमारे देश के अंदर भी, जो गुजरात में बन रहा है। आई होप कि ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े कंसल्टेंट कंपनीज जो है ना फाइनेंशियल लेवल में, ये लोग आके काम करेगा सर, ठीक है। और ये सब बना रहा है कंपनी को, मतलब ये गिफ्ट सिटी को बना रहा है। तो ये बनेगा तो क्या काम हो जाएगा, मतलब इसका क्या ज़रूरत है हमारे देश में, ठीक है। तो ही मुझे आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अगर बन जाता है तो हमें क्या मिलेगा। सर कुछ एग्जांपल्स देखो, आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का कुछ आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये कुछ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। जैसे आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आईएफएससी कस्टम हाउस डुबलिन पे है, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड, ये भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता के ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। अपना सिंगापुर में भी तो है बहुत सारे, वो लोग काम करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस में। तो बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी, ग्लोबल कंपनीज जो फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी है, आउटसाइडर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वही मैं आपको फटाफट एक बार बता देता हूँ, व्हाट इज़ एन आईएफएससी। आईएफएससी क्या है, देखो, एन आईएफएससी कैटर्स टू कस्टमर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो मैं आपको तब से बताने का कोशिश कर रहा था। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे कि अगर गुजरात फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन जाए, वो एक ऐसा जुरिस्डिक्शन बनेगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के बाहर के लोगों को, कस्टमर्स को सपोर्ट करेगा, उनके बिजनेस को सपोर्ट करेगा। क्यों ज़रूरी है समझाते हैं सर। इसमें कंट्री को ही अर्निंग होता है। सच सेंटर्स डील विथ फ्लोज ऑफ फाइनेंस, पैसा देता है लोन में। एक फाइनेंस मतलब क्या, फाइनेंस जो लोग पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दे अंडरस्टैंड इजीली। फाइनेंस का मतलब ही होता है लोगों का पैसा जुगाड़ करना, ठीक है। एक जुगाड़ करते हैं, दूसरा जुगाड़ बना के देता है ना। एक जुगाड़ में लगे रहते हैं, जो जिसको पैसा चाहिए वो जुगाड़ पे लगेगा, और जिसके पास है वो देगा। तो भारत भी चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस हब के अंदर अपना भी नाम बेसिकली छपना चाहता है कि भाई हम भी आ गए फाइनेंशियल सेक्टर्स में। इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट सपोर्ट देगा, जैसे कि सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है सर, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर्स, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर कैन बी काउंटेड एज ए ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स। मेनी इमर्जिंग आईएफएससी, इनके पास पैसा है, मतलब आप ऐसे समझो ना, अपने घर के सामने कोई लोकल पैसा वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अरे क्या बोलते हैं जो लोग पैसे उधार देते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, क्या बोलते हैं उन लोगों को, अरे कुछ तो नाम है ना एक, महाजन बोलते कि नहीं बोलते ऐसे। अरे जो क्रेडिट पे लोगों को पैसा देता है, बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना। हमारे आस पड़ोस में ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, लोगों को पैसा देता है जरूरत के हिसाब से। हाँ, लोन प्रोवाइडर, जैसे इंडिविजुअल, बैंक को छोड़ दो, बैंक को छोड़ दो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे सोचो पुराने जमाने में। तो ये लोगों के पास, जिनके पास पैसा होगा, वो क्या करेगा, लोगों को पैसा देगा और बदले में इंटरेस्ट से कमाएगा। और नॉट जस्ट पैसा, पैसा छोड़ के अभी तो इकोनॉमी बदल गया है सर। अभी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बहुत कुछ आ गया, जैसे कि आपको बोला ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वगैरह, ठीक है, बॉन्ड, डिवेंचर्स, शेयर्स, कितना क्या 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 नाम लूँ और किसका नाम ना लूँ सर। लेकिन जो भी होगा अक्रॉस बॉर्डर्स, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसे कंट्रीज का मतलब सिटी, इसी तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया है सर। मेनी इमर्जिंग आईएफएससी अराउंड द वर्ल्ड सच एज शंघाई, दुबई, ये इमर्जिंग है, बन रहा है। ये लोग ऑलरेडी काफी पॉपुलर बन चुके हैं, आर एस्पायरिंग टू प्ले ए ग्लोबल रोल इन दी ईयर्स टू कम। An expert panel headed by former World Bank economist पर्सी मिस्त्री, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट पर्सी मिस्त्री कह रहा है, सबमिट ए रिपोर्ट ऑन मेकिंग मुंबई एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स। इसका एक कॉमन सेंस यही था कि भारत के अंदर अगर किसी भी सिटी में सबसे ज्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली वो मुंबई। ये सर, नो बोलो सर। इंडिया के अंदर अगर किसी भी सिटी में सबसे ज्यादा पैसा है तो वो कहाँ है, मुंबई में है ना, है ना। तो
ये वन ऑफ द रीजन है कि मुंबई को इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना दो, 2007 में बोला था। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होता है ना, लोगों का पैसा लूट जाता है ठीक है, आपको जो पैसा चाहिए था वो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो उसके बाद वो प्लान थोड़ा सा सावधान हो गया और प्लान आगे बढ़ नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद अभी बना नहीं कुछ, अभी गुजरात में बन रहा है। व्हाट आर द सर्विसेज एन IFSC कैन प्रोवाइड? अब सवाल ये उठता है सर, ये IFSC जो है ये क्या क्या सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकता है? तो उसी का मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि क्या क्या सर्विस IFSC देता है। मैं बहुत बार IFSC के बारे में क्लास में आवाज लेता हूँ, लेकिन कभी डिटेल्स में नहीं बोला, तो मैं आज सोचा कि आज आपको IFSC बोल के ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज हो जाना चाहिए, एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इतना नॉलेज तो होना चाहिए एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट कि भाई IFSC है तो है क्या। फंड रेजिंग सर्विस फॉर इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स, एसेट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एसेट मैनेजमेंट मतलब म्यूचुअल फंड एंड बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो लोगों से पैसा लेता है, मार्केट में डालते हैं, पैसा बढ़ा के वापस देता है, बड़े बड़े बिजनेस का पैसा मार्केट से विड्रॉल कर उठा के देते हैं, कंपनी को लिस्टेड करते हैं। बड़े बड़ी कंपनी का नाम सुने होंगे आप लोग, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, हाँ, मैक्यूरी, नाम सुने कि नहीं सुने? हाँ, दे आर ग्लोबल firm sir, financial firm sir, asset management and global portfolio diversification undertaken by pension funds, insurance companies and mutual funds। ठीक है, जहां भी पैसा है उस पैसा को कंपाउंड करना है और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये खेल है मेनली इनका। जहां पर जितना पैसा जमा हुआ है उसको कंपाउंड करके बढ़ाना है, और बढ़ा के, इसी तरह से तो अमेरिका कमाते हैं, इसी तरह से तो दुबई का मॉडल चेंज हो गया। दुबई आजकल तेल से कितना कमाते हैं, उससे भी ज्यादा कमाते हैं ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करके, लोगों को पैसा दे के जिनका जरूरत है और बाद में इंटरेस्ट लेके। हाँ, बिकॉज उनको उसको भी पता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद तेल का क्राइसिस चालू हो जाएगा, तो फिर दुबई कैसे टिकेगा सर, तेल तो नहीं रहेगा दुनिया में, कुछ और चेंज के ऊपर हमें रहना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सब अभी से अपने आप को बिल्ड कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस में पैसा है, पैसा को रोटेट करते तो पैसा ही पैसा बनाएगा। इसीलिए कहते हैं सर मेक मनी फ्रॉम मनी। क्या कहते हैं इसको? मेक मनी फ्रॉम मनी, पैसे से ही पैसा बनाया जाता है। कुछ समझे सर? आई थिंक आप लोगों को ऐसे साउंड होगा सर कैपिटलिस्ट जैसा बात क्यों कर रहे हो? सर बात कैपिटलिस्ट का नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर कैपिटलिज्म होता है सर। हाँ, जो लोग सोशलिज्म का नारा लगाते हैं वो भी कैपिटलिज्म के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। हाँ, आप बोलो कि जो इंसान सोचता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए उसका संसार कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म तो है। आपके पास पैसा है, बनाओ, दूसरों से जल के क्या है? तो मेक मनी फ्रॉम मनी, इसका मतलब ये नहीं लोगों को लूटने वगैरह, वो अलग बात है सर, दैट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी। जो गरीबों का खून चूसता है वो अलग बात है। ठीक है, बट कहने का मतलब एकदम सिंपल है सर, ये फाइनेंशियल बुद्धि है। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल बुद्धि, इकोनॉमी को डेवलप करने का बुद्धि है ये। ठीक है, मेक मनी फ्रॉम मनी। अरे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप सोचो कि अगर इंडिया ऐसा बन जाए, आप लोगों का तो किस्मत खुल जाएगा सर। हाँ, ये इंडिया में घर घर में चार्टर्ड बनने का मतलब, जैसे आजकल क्या है ना, आजकल घर घर में लोग डॉक्टर बनने के पीछे पड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, घर घर में ये दोनों ट्रेंड बहुत ज़्यादा है अभी भी। ठीक है, कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। घर घर में चार्टर्ड बनने वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, कुछ पॉकेट में है। कुछ पॉकेट मतलब कुछ कुछ कास्ट के अंदर, कुछ पर्टिकुलर जातियों के अंदर थोड़ा ट्रेंड है। हाँ, जैसे आप लोग जानते हो गुजराती, मारवाड़ीज, ठीक है, जिनके अंदर थोड़ा बिजनेस का एक्टिविटी है, उनके अंदर ये पढ़ने का थोड़ा सा ट्रेंड है। मतलब घर घर का बात कर रहा हूँ मैं, घर घर का बात कर रहा हूँ, या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी में ट्रेंड होगा। लेकिन पूरा भारत में एक ओवरऑल ट्रेंड अभी ऐसा नहीं है कि घर घर में लोग चार्टर्ड कर ले, घर घर में लोग CA में पढ़ ले, घर घर में लोग CS पढ़ ले, ऐसा वाला ट्रेंड नहीं आया। जिस दिन भारत में ऐसा कल्चर आ जाएगा ना, जिस दिन भारत भी मेक मनी फ्रॉम मनी शुरू कर देगा ना, स्टॉक मार्केट का बुलंद कैसे जा रहे हैं आप लोग देख रहे हो, ऐसे चालू हो गया सर। उस दिन मोदी जी, वो कल इंटरनेशनल अपना नेशनल यूथ डे था, विवेकानंद जी का जन्मदिन था, तो उसमें मोदी जी भाषण में बोल रहे थे कि क्योंकि यूथ डे है, और रिसेंटली यूथ, आई डोंट नो आप लोग सुने कि नहीं, जरूर सुनिएगा, यूट्यूब में भी अवेलेबल हुआ। उसमें एक लाइन बता रहा था, एक पॉइंट बता रहा था कि जिस तरह से करेंट यूथ, आज का यूथ स्टार्टअप कल्चर को बनाया सर, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। ये मोदी जी अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रधानमंत्री, ये बहुत अच्छा बात है ना कि देश का प्रधानमंत्री एक मॉडर्न वे में बात कर रहा है, यूथ से कनेक्ट कर रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री देखा हम लोगों ने, हाँ,
मतलब जो यूथ से कनेक्ट करे ऐसा प्रधानमंत्री बहुत कम देखा गया। आप बोलोगे सर मोदी जी का तारीफ क्यों कर रहे हो? सर बात तारीफ का नहीं है, जो किया वही बता रहे हैं। यही कौन यूथ को तारीफ करता है कि भाई यूथ को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इसी चीज को और बढ़ावा देना चाहते हैं कि न्यू स्टार्टअप बने, न्यू बिजनेस मॉडल बने, ताकि इंडिया भी जो आज अमेरिका बना है वैसे इंडिया भी बन जाए, उतना पैसा हमारा भी हो। हाँ, कोई छोटा कंट्री है नहीं हमारा, बहुत बहुत संपद है हमारे पास, बहुत एसेट्स है हमारे पास, उसको मैनेज करके हम दूसरे को पैसा दे के कमा सकते हैं। हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बना के दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके वहां से फॉरेक्स में कमा के हमारे देश का इकोनॉमी को बदल सकते हैं। एक्चुअली क्या हो गया ना सर, करेंटली हमारे देश का जो कॉन्सेप्ट बन गया है ना, मिडिल क्लास सोच का कॉन्सेप्ट बन गया। ऐसे है मिडिल क्लास कंट्री, सोच भी रहेगा मिडिल क्लास। सर मिडिल क्लास सोच में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मिडिल क्लास सोच का एक समस्या ही है कि सर आप बोल रहे हो जैसे आप मिडिल क्लास नहीं हो, अरे भाई पूरा भारत मिडिल क्लास है। अगर उसमें से 10% लोग बड़ा रिच बन जाता है तो क्या वो भारत देश का हिस्से के अंदर ही आता है ना। जब कंट्री मिडिल क्लास तो पूरा भारत मिडिल क्लास, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, गरीब भी मिडिल क्लास, रिच भी मिडिल क्लास, क्योंकि कंट्री मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास सोच का प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, हम लोगों को ना ऐसा लग गया कि ज़्यादा पैसा सोचना गलत है, और जब पैसा नहीं मिलता तब सोचते कि किस्मत खराब है। लेकिन बात यह है कि ये फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट के साथ आना ही नहीं चाह रहा है अभी तक। ऐसे हो रहा है बट एक ओवरऑल जो ट्रेंड सेटअप होना चाहिए वो मिसिंग है सर। आई डोंट नो आप लोग कितना महसूस कर पा रहे हो बात को, बट जैसे जैसे आप लोग नॉलेज गैदर करते जाओगे ना, आप समझ जाओगे सर कि कहाँ प्रॉब्लम है। गरीबी का सिर्फ नारा लगाने से ना गरीबी नहीं हटता। ये जो हमारे कॉलेज स्ट्रीट में नाराबाजी होता है ना सर कोलकाता में, हाँ, चलছে ना चलবে ना, आलूर दाम बढ़ेगा से धरना में बैठ गया, ठीक है, तेलेर दाम बढ़ गया धरना में बैठ गया। अरे भाई ऑयल प्राइस बढ़ेगा, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस है, स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में नारा लग रहा है वो स्टेट भी टैक्स चढ़ाते हैं, लेकिन कॉलेज स्ट्रीट में नाराबाजी चल रहा है, चलছে ना चलবে ना। हाँ, तो भी स्टेट को बोलो ना टैक्स को हटा देने के लिए। सेंट्रल तो चलो आपका नहीं है, मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे सेंट्रल ही सब कुछ करता है। मतलब जब 100 रुपीज़ का पेट्रोल मार्केट में आता है तब उसमें 30% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो उसमें 25% स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स है, तो 55 रुपया तो यही लोग ले लिया। अब स्टेट को भी तो बोलो ना कि वो भी टैक्स ना ले, लेकिन कॉलेज स्ट्रीट में नाराबाजी करने के टाइम पे स्टेट गलत नहीं है, सेंट्रल के अगेंस्ट में नाराबाजी चल रहा है। बात ये नहीं है, वो तो नाराबाजी करते नाराबाजी करने के लिए, बट मेरा कहने का मतलब है कि तेल का दाम बढ़ने से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें फाइनेंशियली मजबूत होना है, ताकि किसी चीज़ का दाम 10 रुपीज़ बढ़ने से हम उसके साथ एडेप्टेबिलिटी कर पाए। मेरा कहने का ही मतलब है कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस आएगा तो हम लोग अपने आप को हर एक सिचुएशंस के साथ एडेप्ट कर सकते हैं। एक कोविड आने से हिल नहीं जाएंगे, ठीक है, ये मेन बात है। हमें पैसा कमाना होगा सर, इंडिया को पैसा चाहिए, वी नीड मनी बिकॉज इंडिया को जरूरत है। हमारा कंट्री बहुत पॉपुलेशन का कंट्री है, ऐसे कंट्री के लिए जितना पैसा अगर इंडिया आज 2.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना है या 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना है, दैट इज नॉट इनफ सर। 3-3.5 ट्रिलियन इज नॉट इनफ फॉर 135 करोड़ पॉपुलेशन। इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो सर मतलब क्या बताऊं, यूएस का पैसा भी कम पड़ जाएगा हमारे लिए, मतलब यूएस का जितना इकोनॉमी है उतना भी बन जाए फिर भी कम है हमारे लिए। तो सर चोरी करे क्या? अरे चोरी क्यों करे, बस पैसा कमाने का जो कला है वो सीखना पड़ेगा, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वगैरह बनने से वो वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा, धीरे धीरे आएगा। आई डोंट नो हम लोग अपने ज़िंदगी में देख कितना पाएंगे, आई थिंक देख के जाएंगे। बोलो सर, कुछ समझ में आ रहा है बात? हेलो, आप लोगों को थोड़ा सा आज इकोनॉमी के अंदर लेके चले गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बताओ ना। है दादा। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, तो जैसे आईएफएससी क्या करता है देखो फटाफट, फंड रेजिंग सर्विस फॉर इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेशन, मतलब आपको पैसा चाहिए फंड रेज करके देगा। बट आईएफएससी का मेन यह क्या है, वो आउटसाइड डोमेस्टिक एरिया के बाहर काम करेगा, दूसरे के लिए पैसा जुगाड़ करके देगा, बदले में इंटरेस्ट खाएगा, सिंपल बात है। पर फंड रेजिंग सर्विस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, कंपनी के लिए पैसा जुगाड़ करके देगा, फॉरेन कंपनीज के लिए,
जो बाहर में इंडिया के बाहर है, लेकिन उनको पैसा इंडिया से जाएगा। आप समझ रहे हो? एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अंडरटेकन बाय पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड। जहां भी पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करके दुनिया भर में पैसा को लगा के उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, जो भी है, अल्टीमेटली वेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ाना है। ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी। अरे फॉरेन कंपनी भी आपसे कमा रहा है तो फिर आपको टैक्स भी प्रोवाइड कर सकता है, तो उसका टैक्स कंप्लायंस कैसे होगा? विच प्रोवाइड्स ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, अकाउंटेंट्स एंड लॉ फर्म्स। समझ रहे हैं सर? हाँ, अगर ऐसा बढ़ता है तो चार्टर्ड का प्रोफेशन, सीएमए का प्रोफेशन बुलंदी पे छुएगा। हाँ, सीएस का प्रोफेशन बुलंदी पे छुएगा सर, आसमान चूम लेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ, आप लोगों को एक चीज दिखाता है सर, मैं आपको पैसा का लोभ नहीं दिखा रहा, ठीक है? मैं ये नहीं, मैं इस तरह का इंसान तो मैं खुद पर्सनली हूँ नहीं, पर मुझे हमेशा ये लगता है कि सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। लिविंग सिंपल होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इंडिया को भी ऐसा सोच होना चाहिए। आजकल क्या इंडिया का हो गया ना, दिखावा बहुत ज्यादा है और थिंकिंग बड़ा छोटा है। मैं आपको दिखाता हूँ सर, रुको। जेपी मॉर्गन देखो, जानते हो जेपी मॉर्गन के बारे में? हाँ, इंडिया में भी काम करते हैं सर जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन चेस, ये वर्ल्ड का नाम सुनिए सर आप लोग, बोलो। হ্যাঁ দাদা শুনেছি। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है सर बाय मार्केट कैपिटल, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ टोटल एसेट। विथ टोटल एसेट ऑफ, इसका एसेट देखो सर, हमारे देश का जीडीपी के समान है, 3.75 ट्रिलियन। इस बैंक के पास एसेट है इतना, कुछ दिख रहे हैं आप लोगों को? इसका ऑफिस देखो सर, ऑफिस देख के, बिल्डिंग देख के क्या क्या होगा हम लोगों को? सर मैं बिल्डिंग आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्डिंग आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, बस आप समझा करो कि भारत में भी ऐसा बनेगा, दैट इज द रीजन, और कोई रीजन से नहीं बता रहा हूँ। कि भारत के पास भी ऐसा कॉन्सेप्ट आज नहीं तो 50 साल बाद होगा सर, लेकिन उसका शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे बैंक ऑफ अमेरिका भी है, सिटी ग्रुप भी है, बट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है अभी, जेपी मॉर्गन चेज। इसके पास कितना एसेट्स है आप देख लिया आपने ऑलरेडी, ठीक है? तो ऐसे कंपनीज बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया बना रहा है धीरे धीरे, एक बड़ा फाइनेंस कंपनी है ऑस्ट्रेलिया का, जो फाइनेंशियली इंडिया अभी मार्केट में बड़ा फेमस काम कर रहा है सर, मैक्योरी बोल के, आप लोग भी शायद सुने होंगे, इसका व्यूज आता है मार्केट में कि कौन सा स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहेगा नहीं रहेगा। ये भी एक बड़ा फाइनेंशियल फर्म है, बट दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? मैक्योरी, कॉमनवेल्थ बैंक सिडनी में है सर, ठीक है? ये मैक्योरी ग्रुप का, ये देखो, ये भी क्या गजब का ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा है। इवन इंडिया में भी शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड करने में ये लोग आ गया सर, क्या बताया आपको? देखो सर, कुछ कम दिनों के अंदर ही ये कंपनी 12 बिलियन का इनकम कर ली, नेट इनकम ऑलमोस्ट 3 बिलियन का, एसेट अंडर मैनेजमेंट 737 बिलियन का, 17,000 लोग काम करते हैं। आप समझ रहे हैं ना सर? हाँ, मतलब जितना ये सब इंटरनेशनल बिजनेस सिनारियो बढ़ता जाएगा, ठीक है, चाहे जेपी मॉर्गन चेज हो या मैक्यूरी हो, जो भी कंपनी हो, ठीक है, ये सब चीज़ हमारे देश में भी आना चाहिए। मतलब कंपनी नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कंपनी को अभी तो आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सीखना है ये सब चीज़ें। इंडिया में ये फाइनेंस अकाउंट्स वगैरह का जगह ना बहुत खाली पड़ा हुआ है सर, बहुत खाली पड़ा हुआ है, क्या बताऊँ आपको। इसी तरह से देखो आगे, ग्लोबल रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व फंड रेजिंग, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैचिंग, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन सच एज इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, ठीक है? रिस्क का मतलब क्या? रिस्क इंश्योरेंस, रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करना होता है? इंश्योरेंस करना होता है। मार्जर एक्विजिशंस ऑफ एक्टिविटीज अमंग ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों कंपनी है वो मार्ज करना चाहता है, फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनी के साथ, इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनी के साथ, उनका मार्जिंग होगा तो उसके लिए कौन हेल्प करने आएगा? आईएफएससी हेल्प करने आएगा, ठीक है? सवाल करते हैं सर, क्या आईएफएससी कैन बी सेट अप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? यस सर, द एसीजेड एक्ट 2005 अलाउज सेटिंग ऑफ एन आईएफएससी इन एन एसीजेड और एज एन एसीजेड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? व्हाट डज एन आईएफएससी रिक्वायर? आईएफएससी को क्या चाहिए? आईएफएससी सच एज दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, शंघाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, व्हिच इज लोकेटेड विद इन एसीजेड्स, हैव 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें रैशनल लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा, ठीक है? मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क मतलब लॉ, ठीक है? सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमी, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, डेवलप्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ समझ में आ रहा है आपको?
जब एक कंट्री के अंदर ये सब चीज रहेगा तभी जाके वहां पर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑपरेट कर पाएगा। अगर कंट्री में पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अगर कंट्री में इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, अगर कंट्री का इकोनॉमी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा है, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है प्रॉपर वे में, तो वो आईएफएससी के लिए प्रॉपर नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये है आईएफएससी का कुछ बातें, आप लोगों को नोट्स में शेयर कर लूंगा, आप लोग घर में बैठे और पढ़ लेना सर आईएफएससी के बारे में, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाते हैं। बहुत सारे, एक छोटा सा आईएफएससी के लिए सर दिमाग खराब कर दिया आपने, मतलब मैंने आप लोगों का, आप गलत मत समझना, आप तो मेरा दिमाग खाते नहीं हो, मैं ही आप लोगों का दिमाग खाता रहता। 39A में ये आईएफएससी का जो इंटरमीडिएरीज जो काम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके सर्विस एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आ जाता है, बिकॉज ईसीजेड के अंदर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चर्चा आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसका एनालिसिस फटाफट देख लेते हैं सर। देखो, banks and financial institutions provided a bouquet of financial services related to lending or borrowing of money और investment in money, है ना? जिसमें आपको मैं पहले ही बोल दिया, all service provided by Reserve Bank of India are covered under NT 26, that means exempt from GST. However, service provided to the Reserve Bank of India are not covered under the 26 and would be taxable. अगर रिजर्व बैंक को कोई सर्विस प्रोवाइड हो रहा है वो एग्जेम्प्टेड में नहीं आता, वो जीएसटी चार्ज होता है, ये बात का स्पेशली ख्याल रखिएगा। स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जैसे कि मैं आपको एंट्री नंबर 27 में बताया ना, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। हाँ, ऐसे तो लोन का इंटरेस्ट का जो सर्विस बैंक प्रोवाइड करते हैं वो एग्जेम्प्टेड में आ जाता है, बट क्रेडिट कार्ड का जो लोन का बात कर रहे हैं सर वो एग्जेम्प्टेड नहीं होता, वो भी यहाँ पर बोला गया। देखो सर, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ठीक है, या तो इंटरेस्ट देगा या तो डिस्काउंट करेगा, जो भी करना है, ठीक है। दिस एंट्री कवर्स एनी सच सर्विस वेरी मनी इज ड्यू और अलाउड टू बी यूज्ड and retain on payment of interest on a discount. The words used in deposit, loans or advances and have to be taken in the generic sense. मतलब ये loans, advances सब generic, जैसे banking system यूज होता है उसी नाम को यूज किया गया। They would cover any facility by which an amount of money is lent, धार में दिया गया, allowed to be used or retained मतलब यूज करने के लिए या रखने के लिए, on payment what is commonly called the time value of money, है ना, जो फाइनेंस में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है सर, टीवीएम, जो लोग एफएम पढ़ते हैं उनको टीवीएम सिखाया जाता है प्रॉपरली। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाता या दिया जाता, ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है ना, आप बैंक में आज 1 लाख जमा करते हो, तो आप बैंक में पैसा क्यों जमा करोगे? हाँ, आपके पास खुद ही रख लेते, इसलिए बैंक को आप बोलते हो कि भाई एक तो मैंने अपना पैसा तुमको दिया, एक तो मैंने मेरा पैसा तुम्हें दिया, कुछ इंटरेस्ट दो भाई सेविंग्स में। मैंने अपना खर्चा सेक्रीफाइस किया, मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया, मैं घर में फैमिली में पार्टी नहीं किया, मैंने फैमिली के साथ कुछ खर्चा करना था, कहीं पर कुछ एक्सपेंस करना था, मैं नहीं किया, बट मैंने सोचा कि मैं आपके पास पैसा रखूंगा, तो कुछ जमा दे दो भाई, तो कम से कम 2-3% तो दे दो। अभी भारत में सेविंग्स में 3% मैक्सिमम दिया जा रहा है सर, कोई कोई बैंक थोड़ा सा ऑफर में एडवर्टाइजमेंट की तरह कर रहा है, प्रमोशनल की तरह, कोई बोल रहा है 5%, 6% सेविंग्स इंटरेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 3% इतना ही चल रहा है सर सेविंग्स में। आपने बैंक के पास सेविंग्स छोड़ो, एफडी में पैसा रख रहे हो, सेविंग्स तो डिमांड मनी हो गया, सेविंग्स का पैसा डिमांड मनी है, डिमांड मतलब आपका जब मर्जी उठाते हो। अरे बोलो, जब मर्जी उठाते हैं ना सेविंग्स का पैसा, है दादा। लेकिन क्या एफडी का पैसा जब मर्जी उठा पाते हैं? 2 साल, ना। 3 साल पैसा क्या हो जाता है, लॉक, 2-3 इयर्स 5 इयर्स के लिए पैसा लॉक, तो ये तो और मुश्किल हो गया। अब मेरा पैसा मैं अपने पास रखता वही अच्छा था, लेकिन मेरे पास रहने से तो पैसा का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन पैसा तो आपने रख लिया, किसने, बैंक ने रख लिया, लेकिन मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसका क्या भाई? हाँ, मेरा 1 लाख का मेरे पास रहता 1 लाख ही रहता, आपके पास रहने से भी 1 लाख, भाई इन्फ्लेशन प्रीमियम दो, इसलिए बैंक आपको एफडी में 5-6% देता है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन भी 5-6% चलता है। कुछ समझ में आया? लेकिन अगर कभी किसी कारण से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है 7%, 8%, तो क्या बैंक बढ़ा देता है? नहीं सर, लॉन्ग रन में बढ़ाते हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो इन दैट केस आपका पैसा बढ़ा कि घट जाता है?
आपने सोचा बैंक में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन नहीं। अगर जैसे कोरोना सिचुएशंस में इन्फ्लेशन 9% छू गया था, ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास चल रहा था, लेकिन क्या बैंक ने आपका एफडी रेट बढ़ा देता? बोलो, बढ़ाया था क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो आपका घाटा। लेकिन अभी इकोनॉमी स्टेबल है सर, अभी कोरोना चल रहा है लेकिन इकोनॉमी स्टेबल है, बिकॉज लॉकडाउन नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, ठीक है। तभी हो सकता है लॉकडाउन जब सर क्या बता, वो भगवान ना करे। आप सबको पता है कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता, मतलब सिचुएशंस क्या हो सकता था या हो सकता है, प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल। कल ही एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि खतरनाक से खतरनाक क्या हो सकता है, उसका एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक निकाला, ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको, छोड़ो। গঙ্গাসাগর মেলা না হলে হতে পারে। हाँ গঙ্গাসাগর মেলায় যদি কেসটা বাড়ে তখন হতে পারে, ওই দিকেই যাচ্ছে। आप गंगासागर मेला के बारे में क्या बोले सर, ठीक है। पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला डिसीजन लिया। डिसीजन तो और भी गलत लिया सर, 25 को क्यों बंद नहीं किया जब पता ही चल गया था? हाँ, इसका क्या जवाब दोगे बोलो? हेलो 25 और 1 जनवरी को गवर्नमेंट क्या कर रहा था? ठीक है, गंगासागर का डिसीजन गलत है, पर क्या हेलो आप मुझे बता पॉलिटिक्स सकते करते हो? करते लॉजिक भूल गए सर, और कुछ। हम्म? हेलो हाँ बोल बोल सुमित बोल। তুমি এসব ছেড়ে দাও। তুমি জয়দেবের মেলাটা নাম শুনেছো তো, যেটা বীরভূমে হয়? हम्म। আর এটা তো তাও গঙ্গাসাগর কলকাতা কানেক্টেড, কিছু লোক আছে উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ তুই পরগনার চুপ মধ্যে কর, ঢুকে যায়। গঙ্গাসাগর না, কে বলেছে না, তোকে আমি তোমাকে গঙ্গা? জাস্ট কথার কথা বলছি, এস্টিমেট বেশি লোক এখান থেকে আসে, ঠিক আছে? কিন্তু তুমি যদি জয়দেবের মেলা দেখো, ওখানে হচ্ছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম পুরো কানেক্টেড, তারপর পুরুলিয়া, তারপর তোমাদের ঝাড়গ্রামের কিছুটা পার্ট, তারপর আবার ওই পাশে কিছুটা পার্ট, মানে হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে জয়দেবের মেলাও করবে। পুরো কানেক্টেড পুরো জায়গা, বলছে 50 জন করে নিয়ে জয়দেবের মেলা করবে। আর ठीक है পুরো পাহারায় থাকবে কলকাতা পুলিশ আর ওয়েস্ট गंगा बेंगल पुलिस। ওরা गंगासागर হাসি मेला, পায় এসব কথা শুনলে। गंगासागर मेला नेशनल है सर, बहुत पूरा भारत से लोग आते हैं गंगासागर। ऐसे कहावत है, जैसे तीर्थ यात्रा है सर, हर तीर्थ बार बार, गंगासागर एक बार, ठीक है। इसका अलग कहानी है, पूरा बिहार यूपी उठ के आ जाते हैं गंगासागर में। तो बात ये नहीं है कि मेला कहाँ कर रहा, बात ये है कि एक बार मेला नहीं कर, जिंदगी तो पहले है ना सर, जीवन तो आगे है, तारपरे ना मेला। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, मतलब मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से क्यों, किसी के भी हिसाब से, इस कठिन, इस टफ सिचुएशंस में नहीं होना चाहिए, गैदरिंग नहीं होना चाहिए। और इसका स्टार्टिंग होना चाहिए था 25 से, क्रिसमस नहीं होना चाहिए था, जितना होना था अपने घर में होना चाहिए था। 1 जन का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए था। যীশু খ্রিস্টের জন্ম তো পার্ক স্ট্রিটেই হয়েছিল। अब क्या बताए सर, রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন খোলার সময় সবসময় লজিক কাজ করে না ওদের। है ना। अब पॉलिटिक्स छिड़ जाएगा, अगर आज अगर गंगासागर का मेला बंद कर देगा तब बोलेगा कि गवर्नमेंट एंटी हिंदू स्टांस ले रहा है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना पहले से। गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए था कि जब 25 और 1 जनवरी को आप ओपन करके रख रहे हो, जब कोरोना ऑलरेडी एंटर कर गया था, ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका में था, हाँ ऑलरेडी इंडिया में कोरोना एंटर था, दुनिया सबको पता था कि कोरोना एंटर हो गया, ओमिक्रॉन नहीं होना चाहिए क्रिसमस, हम सभी कोई बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, मतलब ये हो गया ना कि आप, तो मुद्दे का बात ये है कि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अभी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उनको पता है जिंदगी पहले, रिलीजन तो आता जाता रहेगा, जब यही तो प्रॉब्लम है कोई भी गवर्नमेंट। रिलीजन एक के ऊपर नहीं होता है, सब सेम ही है। अब अब बात क्या है ना, जैसे देखो भाई, जो ना समझ है वो नहीं समझेगा बात को, हाँ, अब कोई इसीलिए तो लॉजिक गवर्नमेंट, काम नहीं करता है ना, रिलीजन पहले आ जाता है। अब गवर्नमेंट का अब ये तो गवर्नमेंट का गलती है। गवर्नमेंट अगर 25 बंद रखता ना, तो गंगा 14 का गंगासागर का मेला के बारे में भी गवर्नमेंट बोल सकता था कि भाई बंद रहेगा, लेकिन अभी अगर गवर्नमेंट कुछ भी बोलेगा तो ये एक सांप्रदायिक बात आ जाएगा सामने। छोड़ो, क्या बताए गवर्नमेंट के बारे में, अपना काम करे। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था फटाक से देख लो, कि बैंक हमें पैसा क्यों देता है, क्योंकि वो जो 5% 6% दिया, वो सब क्या दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन के लिए दिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी बात यही कर रहा है सर, कि ये जो भी बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मतलब या तो थोड़ा पैसा छोड़ देगा या तो इंटरेस्ट ज़्यादा दे देगा, ठीक है। दिस एंट्री वुड नॉट कवर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी और एनी अदर मैनर, ठीक है, ये नहीं है। फिर द इन्वेस्टर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ए प्रॉफिट,
उसको इसके अंदर नहीं लिया गया, ध्यान में रखिएगा सर। ये जो एंट्री है इसके अंदर इंटरेस्ट को, डिस्काउंट को रखा गया जो बैंक के थ्रू से होता है, बट नॉट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें इक्विटी को शेयर प्रॉफिट वगैरह मिलता है, वो वाला इसके अंदर नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर कट यहाँ पर बोला गया है। अच्छा, यहाँ पर ये कितना तरह का, क्या इंटरेस्ट क्या है नहीं है, ये सब बोला है सर, आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया। आप चाहो तो आराम से एक बार आराम से ये गो थ्रू कर सकते हो, ये सब मैं डिस्कस कर चुका आप लोगों से। अभी मैं आपको एक पॉइंट में बात करना चाहता हूँ सर। यहाँ पर एक पॉइंट है सर, बैंक हमसे और क्या सर्विस चार्जेस वगैरह लेता है, बैंक का और क्या इनकम होता है, सर्विस चार्जेस, फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एंट्री चार्जेस, सच लाइक फीस और चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से ऊपर भी ये लेता है, लोन के ऊपर, एडवांस के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, ये एग्जेम्प्टेड में नहीं आता। ध्यान से बात को सुनिएगा, अब ये क्वेश्चंस करेंगे तब जवाब सही होगा आपका। सर्विस चार्जेस, फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एंट्री चार्जेस, सच लाइक फीस और चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट आर नॉट एग्जेम्प्ट एंड thus रिप्रेजेंट टैक्सेबल कंसिडरेशन। बात को ध्यान में रखिएगा। इनवॉइस डिस्काउंटिंग मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होता है ना, चेक डिस्काउंटिंग मतलब चेक का पैसा दे देता है, उसको थोड़ा बहुत काट कूट के पैसा जो भी है चेक को इनकैश करने का कुछ चार्जेस काटते हैं, बिल को डिस्काउंट करते हैं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग मतलब बिल डिस्काउंट करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में समझाया जाता है अकाउंट्स में। एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग इज कवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ डिस्काउंट। एज सच डिस्काउंटिंग इज अ मैनर ऑफ एक्सटेंडिंग अ क्रेडिट फैसिलिटी और अ लोन। अगर वो एक क्रेडिट फैसिलिटी है और लोन है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। एनी इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस, ध्यान से सुनिएगा बात को, एनी इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट चार्जेस टू क्लाइंट, कुछ इंटरेस्ट या डिले पेमेंट चार्जेस ले रहे हो आप, टू क्लाइंट्स फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट, सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी is exempt from GST. Since settlement obligations, margin trading facilities are transactions which are in the nature of extending loans or advances and are covered by NT 27. तो बात को ध्यान से समझिएगा, NT 27 का स्पेशल पॉइंट है ये, एनी इंटरेस्ट, delayed payment charges charged to clients for delay in payment of brokerage amount or settlement obligation, margin trading facility etc. ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में नॉर्मली आपका ब्रोकिंग कंपनीज देता है सर, वो स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह में ये मिलता है। मार्जिन ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक लोन तरह का मिलता है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सिंस सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज आर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन द नेचर ऑफ एक्सटेंडिंग लोन, जो बेसिकली लोन या एडवांस देना होता है, इसलिए एंट्री 27 में एग्जेम्प्ट कैटेगरीज के अंदर गिर जाता है। और क्या बोला, चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन क्रेडिट कार्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंट्री 27। नॉर्मल इंटरेस्ट या लोन का जो पॉइंट है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो बात है वो उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया, हेंस लायबल टू जीएसटी। तो आप समझ रहे हो ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस कहाँ कर देता है। और एक पॉइंट देखो सर, एडिशनल पेनल इंटरेस्ट, ये बैंक वगैरह कभी कभी एडिशनल पेनल्टी चार्ज करता है, फाइनेंशियल चार्जेस में एडिशनल पेनल्टी चार्ज कर लेता है ऑन द ओवरड्यू लोन। आपका कुछ लोन बाकी है, उस लोन अमाउंट के ऊपर आपका एडिशनल चार्जेस कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे ये सब चीज रियल लाइफ में बड़ा पॉपुलर पॉइंट है, ओवरड्यू लोन के ऊपर एडिशनल पेनल इंटरेस्ट लगा देते हैं। इन केस वेयर द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI इज नॉट पेड एट द शेड्यूल टाइम, है ना, अगर आपका EMI टाइम पे नहीं होता, देयर इज ए लेवी ऑफ एडिशनल पेनल इंटरेस्ट। ऐसा होता है कि नहीं होता, अरे बोलो, EMI फेल होने से बैंक चार्ज काटता है कि नहीं काटता, ECS फेल होने से, ECS फेल होने से काटता है, EMI फेल होने से काटता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, चेक देना मतलब इसके लिए चेक देना, पोस्ट डेटेड चेक देना पड़ता है और आपको टाइम पे ECS में बैंक से पेमेंट काट जाता है, ठीक है। EMI ये भी सेम कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ECS EMI, ठीक है। अगर EMI पेमेंट है और अगर टाइम पे पेमेंट नहीं होता है तो बैंक आपसे एडिशनल पेनल इंटरेस्ट लेता है, और क्या नाम से लेता है, डिले इन पेमेंट ऑफ EMI, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका GST चार्ज होता है या नहीं, मतलब एग्जेम्प्टेड में आता है कि नॉन, इसको लेके एक कंट्रोवर्सी है। सर कंट्रोवर्सी बोलने से ही डर लग जाता है सर, कंट्रोवर्सी का नाम मतलब, सर कंट्रोवर्सी कैसा है, देखो, देयर में अराइज अ डाउट
as to whether this additional or penal interest on the overdue loan is exempt under NT 27 or such penal interest is to be treated as consideration, या फिर उस penal interest को simple consideration माना जाएगा for liquidated damages amounting to separate taxable supply of service under GST covered under section 5 subsection E of schedule 2 of the GST Act 2017. ठीक है, जब से GST आया है. Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act, there are two transactions options involving EMI that are prevalent in the trade. हमारे कंट्रीज में, इंडिया में EMI के अंदर दो तरह का कॉन्सेप्ट देखा जाता है. These two options along with the GST applicability on them have been explained. चलो देखते हैं कि ये जो EMI transactions पे दो तरह का जो कॉन्सेप्ट है और उसका GST एप्लीकेशन कैसे बन पाता है, इसका हिसाब थोड़ा देख लेते हैं कि वो NT 27 में एग्जेम्प्टेड में आएगा या फिर उसमें GST चार्ज हो जाएगा. इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, सिचुएशन सर, सिचुएशन देखना पड़ेगा. अच्छा, मैं सबको एक बार पूछ रहा हूँ सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना फाइनेंशियल सर्विस? बताना सर. है सर. यस सर. अब आगे से ध्यान से सुनो बात को. ये अपना एक एक्स है. कौन है सर? एक्स. एक्स सेल्स ए मोबाइल फोन टू वाई. एक्स ने वाई को मोबाइल बेचा. द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज ₹40,000. मोबाइल फोन का कॉस्ट क्या है? 40,000. हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट. ध्यान से सुनना. एक्स ने वाई को पेमेंट का ऑप्शन दिया, भाई आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो, मतलब लाइक EMI. क्या बोला? 11,000 एवरी मंथ, हर मंथ 11,000 करके. 40,000 का फोन है, हर मंथ 11,000 करके, बट डेट भी दे दिया बिफोर 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ. ठीक है, फॉलोइंग मंथ का 10 तारीख के अंदर पेमेंट कर देना भाई. 11,000 करके 4 महीने का 44,000 होता है. मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में 4,000 उसका इंटरेस्ट मतलब चार्ज है. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज एनी डिले, अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिले होता है इन पेमेंट बाय वाई बियॉन्ड द शेड्यूल डेट दैट इज द 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, वाई वुड बी लायबल टू पे एडिशनल पेनल इंटरेस्ट अमाउंटिंग ₹500 पर मंथ फॉर द डिले. ठीक है, केस क्लियर है? केस क्लियर है? बताओ सर. फोन का दाम 40,000 है, वाई ने बोला 11,000 करके आप हर महीने के 10 तारीख से पहले जमा कर देना. तो 11,000 करके 4 बार 44,000 जमा किया. कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशंस में था कि अगर फेलियर होता है तो 500 टका पर मंथ के हिसाब से क्या करेगा? पेनल्टी चार्ज करेगा जितना देरी करेगा. मतलब जितना जिस मंथ में आप देरी करोगे पर मंथ के हिसाब से 500 पर मंथ फॉर द डिले चार्ज होगा. एक और भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है. ये एक सिचुएशंस है. और एक इंस्टेंसेस देखो. इन सम इंस्टेंसेस एक्स इज चार्जिंग वाई ₹40,000 फॉर द मोबाइल एंड इज सेपरेटली इशूइंग अनदर इनवॉइस. 40,000 फोन के लिए लिया और एक अलग से इनवॉइस बना रहा है फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग लोन. अच्छा, फोन का दाम 40,000 है, इसका अलग से एक बनाया और एक बना रहा है कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. बात को सुनना. ठीक है, मतलब फोन बेचना भी काम है और फाइनेंशियल सर्विस भी काम है. ठीक है, फोन नहीं, फोन डायरेक्टली फोन का तो लेंगे लेकिन लोन के थ्रू से देंगे. ठीक है, तो लोन अलग हो गया. issuing another invoice for providing service of extending loans to Y, the consideration for which is the interest 2.5% per month. कंडीशन क्या है कि अच्छा 40,000 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा लेकिन 40,000 का लोन अलग से इनवॉइस करेंगे और उस लोन का इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ का रहेगा और साथ में एडिशनल पेनल इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे उस लोन का इंटरेस्ट के साथ साथ 500 पर मंथ फॉर द ईच डिले इन पेमेंट. In this case, the amount of penal interest is to be included in the value of supply. ये जो penal interest है वो value of supply मतलब जो another invoice बना है उसके अंदर include हो जाएगा. The transaction between X and Y is for supply of taxable goods, that is mobile phone. इनके बीच में जो supply हुआ था वो mobile phone का हुआ था. Accordingly, इसके कारण क्या हो रहा है? The penal interest, ये जो penalty interest है would be taxable as it would be included in the value of the mobile, irrespective of the manner of invoicing. चाहे आप इनवॉइस को अलग से करो या
नॉर्मल में दिखाओ, लेकिन ये पेनल इंटरेस्ट आपका जीएसटी वैल्यू के अंदर चार्ज हो जाएगा। समझ में आया सर? दोनों कंडीशन समझ में आया? Penal interest would be taxable as it would be included in the value of the mobile, irrespective of the manner of invoicing. इसको मोबाइल का वैल्यू के अंदर ले लिया जाएगा, चाहे आप इनवॉइस बाद में करो, अलग से करो, लेकिन पेनल इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। यही बात यहाँ पर ये वाला बात में मैं कर रहा था, जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन, ठीक है, इसी के ऊपर ये चर्चा था। बोलो सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो। हाँ सर। और एक केस देखो सर, और एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो। अपना जो एक्स है ना, वो मोबाइल फोन बेचा किसको? वाई को। कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल फोन इज 40,000. वाई हैज द ऑप्शन टू अवेल ए लोन एट इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ फॉर परचेसिंग द मोबाइल फ्रॉम मेसर्स एबीसी लिमिटेड। ध्यान से सुनो, एक सेल से मोबाइल फोन टू वाई, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 40,000, लेकिन वाई के पास ऑप्शन है to avail a loan at interest of 2.5% per month for purchasing the mobile from Messrs ABC Limited. The terms of the loan from Messrs ABC Limited allows Y, ये जो ABC Limited का टर्म्स है वो Y को अलाउ करता है पीरियड ऑफ 4 months to repay the loan and an additional penal interest of 1.25% per month for any delay in payment. Here the additional penal interest is charged for a transactions between Y and Messrs ABC. X यहाँ पर नहीं है, X बाहर हो गया, and the same is getting covered under exemption NT 27. Y और Messrs ABC के बीच में जो चल रहा है ये NT 27 में exempted है, बिकॉज ये Messrs ABC का काम ही है लोन प्रोवाइड करना, और उसके बदले Y जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा वो exempted में आ जाएगा। Consequently, in this case, the penal interest charged thereon on a transaction between Y and Messrs ABC Limited would not be subject to GST, as the same would be covered under the said exemptions entry. However, any service fee charged for any other charges, if any, are levied by Messrs ABC Limited in respect of the transactions related to extending deposits, loans, or advances does not qualify to be interest as defined in exemptions notifications, and accordingly will not be exempt. Moreover, the value of supply of mobile by X to Y would be 40,000 for the purpose of levy of GST. वैल्यू रहेगा 40,000 X और Y के बीच में GST लगाने के लिए। अब इस केस को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जिनको एग्जाम्पल्स में थोड़ा आधा अधूरा सा फीलिंग आ रहा है उनके लिए हमें जाना पड़ेगा किसी भी एक ऑनलाइन साइट में। जल्दी पहुंचते हैं सर और आपको बताते हैं कि इसका रियल लाइफ में कैसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोग भी बड़ा कनेक्टेड हो जो बात मैं करने जा रहा हूं। पहुंच गए सर फ्लिपकार्ट, ओके, क्या खरीदना है जल्दी बोलो। लैपटॉप, अप्लायंसेस, क्या लेना है? चलो लैपटॉप खरीदते हैं। लैपटॉप, हाँ चलो लैपटॉप ही लेते हैं ना। चलो अरे भाई लैपटॉप में क्लिक कर रहे हैं, लैपटॉप ओपन हो जाओ। गेमिंग, चलो गेमिंग, क्या गेमिंग बोलने से क्या आ गया? अच्छा लैपटॉप लिख लेते बाबा, लैपटॉप। थोड़ा महंगा लैपटॉप ले लेते हैं, प्राइस हाई ले लेते हैं। अरे बाप रे सर 4 लाख का लैपटॉप है, आसूस का है, एसस जो भी बोलते हैं हम लोग, मुझे नहीं पता सर आसूस है कि एसस है। जेफ्राइस, क्या है? जेफ्रस, आई डोंट नो, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मेरे से, जो भी हो ध्यान से देखो। ये ब्रांड है इसका सर, 4 लाख का लैपटॉप है। आप लोगों को दिखाई दिया ना 3,98,990। सर देखना ये EMI मिल रहा है कि नहीं। सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा देखो तो इसका EMI है, यस सर 16,637 पर मंथ EMI बोल रहा है। अच्छा ये लैपटॉप कौन बेच रहा है आपको? अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो ये लैपटॉप कौन किसको सेल कर रहा है, जल्दी बोलो। सर फ्लिपकार्ट আমাদেরকে মানে फ्लिपकार्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। अगर आप लेते हो आपको, मैं ले रहा हूं तो ठीक है। सर हम देख रहे हैं EMI के बारे में।
सर नो कॉस्ट ईएमआई है क्या? तो नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है लेकिन नॉर्मल ईएमआई है। अच्छा, तो ईएमआई में हम देख रहे हैं सर यहाँ पर अलग अलग बैंक है, ठीक है। बजाज फाइनेंस तो दिख नहीं रहा है लेकिन बैंक है सर, ठीक है। जैसे मानो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ईएमआई दे रहा है सर 18 ईएमआई है, 12 ईएमआई है, 9 ईएमआई है, 6 ईएमआई है। तो ये लैपटॉप आपको लेना है। अब हम देख रहे हैं कि हम कैश में नहीं ले सकते, तो हम आ जाते हैं किसी थर्ड पर्सन के पास। थर्ड पर्सन कौन है? जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को लोन प्रोवाइड कर रहा है, बोलते हैं कि भाई 3 ईएमआई भरोगे 14% पर एनम करके आपका ये हो जाएगा। तो ये 3 ईएमआई जो वैल्यूएशन है 1,36,112 करके 14% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भरूंगा, ये जीएसटी एग्जेम्पशन है सर, इसमें जीएसटी नहीं है। आपको बात समझ में आया? लेकिन ये ईएमआई पाने के लिए अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ कार्ड वगैरह लेना पड़ता है या जो भी प्रोसेसिंग फी वगैरह लेना पड़ता है, बजाज फाइनेंस वगैरह भी लेता है सर प्रोसेसिंग फी। सर प्रोसेसिंग फी इज नॉट इंटरेस्ट, ओके, उसमें छूट नहीं है एंट्री 27 में। प्रोसेसिंग फी इज नॉट कम्स अंडर द एंट्री 27 में, उसका कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फी अगर कुछ लेगा तो वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट चार्ज आपसे बैंक करेगा ना या फाइनेंस कंपनी करेगा, वो इंटरेस्ट चार्जेस का जो ट्रांजैक्शन है ये जीएसटी एग्जेम्पशन है। आपको बात समझ में आया सर? बोलो। दोनों सिनारियो सामने आ गया आपका। सर एक बार बोलबें फिर से? हाँ अरे सर, वही सेम केस, वही केस बता रहा हूं हमारा। इस स्टोरी, ये वाला स्टोरी क्लियर है? किताब का स्टोरी क्लियर है? मैट का जो मैं समझा रहा था अभी 2 मिनट पहले। हाँ सर, एक्स ने मोबाइल बेचा वाई को, कॉस्ट ऑफ मोबाइल है 40,000 का, जो हमारे फ्लिपकार्ट में है 4 लाख का लैपटॉप। अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप 40,000 का ऑप्शंस में लैपटॉप नहीं, 40,000 का चीज नहीं ले सकते, मोबाइल नहीं ले सकते या 4 लाख का लैपटॉप नहीं ले सकते। आपको चाहिए इंटरेस्ट लोन, ठीक है, आपको लोन चाहिए। तो यहाँ पर एक्स जो है वो लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आपको जाना पड़ रहा है किसी मेसर्स एबीसी लिमिटेड के पास, या फिर जैसे हम वहां पर गए थे एसबीआई के पास। लोन का टर्म्स क्या है? एबीसी के साथ अभी वाई का ऑप्शन चल रहा है। मेसर्स एबीसी लिमिटेड अलाउज वाई, मतलब वाई को बोल रहा है कि भाई आप लोन ले लो, ठीक है, मेरे को बदले में इतना इतना करके इंटरेस्ट दे दो, 4 मंथ का इंटरेस्ट दे दो, एंड एडिशनल पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप लोन पेमेंट करने में डिले करते हो तो 1.25 का। यहाँ पर एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर ए ट्रांजैक्शंस बिटवीन वाई एंड मेसर्स एबीसी लिमिटेड, एंड द सेम इज गेटिंग कवर्ड अंडर एग्जेम्पशंस 27, जो नॉर्मल इंटरेस्ट को भी एग्जेम्प्ट करता है। तो अगर नॉर्मल इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड है तो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट का पार्ट माना जाएगा और वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। Consequently, in this case, penal interest charged thereon on a transactions between Y and Messrs ABC, जैसे आप और स्टेट बैंक, जैसे हमारे फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में जो भी ईएमआई में ले रहे हो उनके साथ स्टेट बैंक का ट्रांजैक्शन जैसा है। मतलब यहाँ पर स्टेट बैंक का जो रोल प्ले है इस एग्जांपल पे मेसर्स एबीसी का भी वही रोल प्ले है। समझ में आ रहा है सर? हाँ সম্পদ, এটা বুঝতে পেরেছিস তো? हाँ सर, এবারে মেসার্স এবিসি বেসিক্যালি স্টেট ব্যাংকের রোলটা প্লে করছে, ঠিক আছে। তো ওয়াই এন্ড মেসার্স एबीसी लिमिटेड एंड द सेम इज गेटिंग कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन 27, मतलब ये जो इंटरेस्ट पेनल इंटरेस्ट जो भी है एडिशनल या पेनल इंटरेस्ट, ये एंट्री 27 का पार्ट है। एंट्री 27 नॉर्मल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जेम्प्ट करता है जीएसटी से। तो consequently in this case the penal interest charge thereon on a transactions between Y and Messrs ABC Limited would not be subject to GST, as the same would be covered under said exemption entry. However, लेकिन अगर किसी भी तरह का सर्विस फी, जैसे अगर आपको बजाज फाइनेंस के थ्रू से कुछ लेना है ना, बजाज फाइनेंस या एचडीबी फाइनेंस या एचडीएफसी फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी मार्केट में आ गया है सर, वो लोग ना एक प्रोसेसिंग फी लेता है कि नहीं लेता? सर्विस फी या प्रोसेसिंग फी? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर, है ना, वो प्रोसेसिंग फी जो लेता है ना वो इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है सर, ठीक है। आपको एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा, बैंक के थ्रू से भी करोगे तो वो भी लेता है। एनी सर्विस फी चार्ज और एनी अदर चार्जेस इफ एनी levied by Messrs ABC Limited in respect of the transactions
रिलेटिंग टू एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस डज नॉट क्वालिफाई टू बी इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा as defined in exemption notification and accordingly will not be exempted। मतलब किसी भी तरह का प्रोसेसिंग चार्जेस, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल कंपनी, जैसे फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में किसी भी तरह का, जैसे कि बजाज फाइनेंस कंपनी किसी भी तरह का प्रोसेसिंग फी ले रहा है और उसको इंटरेस्ट का नाम देगा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट देने से एग्जेम्प्टेड में आ जाता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फी जीएसटी चार्ज करता है सर, ठीक है, यही बात यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है। और वैल्यू क्या मानेगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन सप्लाई ऑफ मोबाइल जो होगा वो एक्स और वाई के बीच में, हमारे एग्जाम्पल में 40 का है तो 40 ही माना जाएगा, उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मतलब जो वैल्यूएशन है वो 40,000 ही माना जाएगा, ठीक है। जीएसटी चार्ज का एक वैल्यूएशन तो होगा ना, तो उसके प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जो एक्स और वाई के बीच में हो रहा है वही होगा। या फिर आप ऐसे बोलो कि फ्लिपकार्ट और आपके बीच में, फ्लिपकार्ट और कस्टमर के बीच में वैल्यूएशन क्या है, 3,98,000 का लैपटॉप, वही उसका वैल्यूएशन होगा। लेकिन जीएसटी चार्ज हो जाएगा सर अगर किसी भी तरह का प्रोसेसिंग फी वगैरह सामने आता है, तो प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी चार्ज हो सकता है, लेकिन वैल्यू भी तो एक मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू जो दोनों मेन पार्टी के बीच में हो रहा है वही वैल्यू है। अब जीएसटी चार्ज होगा नहीं होगा वो तो बाद में, लेकिन इंटरेस्ट में तो जीएसटी चार्ज नहीं है इन दिस केस। दोनों केस समझ में आया सर। एक ऊपर में था, एक्स ने मोबाइल बेच रहा वाई को, ठीक है, पहला वाला केस जिसमें ईएमआई में भर रहा था, पेनल्टी अलग से दे रहा था, एक बार पेनल्टी के लिए अलग से इंटरेस्ट, मतलब पेनल्टी के लिए अलग से इनवॉइस भी भरा स्टार्टिंग वाला केस में। तो ये दोनों केस में देखा गया कि पेनल्टी इंटरेस्ट जीएसटी चार्जेबल हो रहा है। लेकिन सेकेंड केस में, अब इसमें मेन फर्क क्या बन रहा है बोलो तो, मेन फर्क ये है कि एक्स और वाई के बीच में जो पहला वाला केस है, इसमें जो एक्स है ना, ये बेसिकली मोबाइल बेचता है वाई को, मतलब ये बेसिकली मोबाइल का डीलर है, ये कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं है। आपको बात समझ में आ रहा है, एक्स जो सेल कर रहा है मोबाइल, ये कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं है। लेकिन सेकेंड केस में जब वाई को मोबाइल लेना है तो वो एक फाइनेंस कंपनी के पास आ गया जिसका नाम है मेसर्स एबीसी। तो मेसर्स एबीसी के थ्रू से जो भी हो रहा है वो फाइनेंस कंपनी के थ्रू से हो रहा है, और वो इंटरेस्ट जो भी है वो सेक्शन मतलब एंट्री नंबर 27 में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। लेकिन जब बात आता है कि नॉर्मल कोई इंसान, मतलब बिजनेस, अगर किसी को लोन के नाम से दे रहा है और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या पेनल्टी चार्ज कर रहा है, वो पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी होगा ना वो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज बताओ सर। তাহলে এই যে 1.5% যে ধরুন যেটা বলছেন যে দিতে না পারলে তোমার 1.5% এক্সট্রা যে চার্জেসটা অ্যাড হচ্ছে, ওটাই বুঝলে? পেনাল্টি চার্জেস যেটা আছে ওটাতে জিএসটি একটাতে লাগছে একটাতে লাগছে না, মানে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে যখন হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, বল না স্যার ওই যে 1.5% দিচ্ছে সেটা কি স্যার টোটালি ধরুন অ্যামাউন্টের উপরে, মানে অ্যামাউন্টের সাথে ইন্টারেস্ট অ্যাড করে তার উপরে 1.5% হবে? অ্যামাউন্টের উপরে ইন্টারেস্টটা অ্যাড করবে, তার উপরে জিএসটি লাগাবে। অ্যামাউন্টের উপরে इंटरेस्टটা ऐड করবে, তার উপরে जीएसटीটা चार्ज করবে। ये वैल्यू ऑफ जीएसटी आएगा सर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे सर, ठीक है। उसमें मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे वैल्यूएशन करते हैं, उसका इंटरेस्ट कैसे जो भी है वो सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा मुझे ये केस बता दो, वैल्यूएशन तो सिखा दूंगा मैं आपको वैल्यूएशन चैप्टर में कि कैसे वैल्यू करते हैं, लेकिन प्लीज टेल मी कि दोनों सिनेरियो क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये फाइनेंशियल सर्विस का दोनों सिनेरियो क्लियर है कि नहीं बताओ, जिसमें एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट का क्या होगा ओवरड्यू लोन पे। दोनों सिनेरियो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। एक बार दो नॉर्मल, एक मोबाइल डीलर और एक कस्टमर के साथ चल रहा था, और एक बार मोबाइल डीलर कस्टमर और बीच में आ गया था एक फाइनेंस कंपनी। सभी अलग अलग सिनेरियोस क्लियर है कि नहीं, प्लीज टेल मी सर। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, ना है तो बोलो फिर से समझाऊंगा, हाँ है तो बोलो सर आगे बढ़ूंगा। দাদা একটু আরেকবার বলো। কোন জায়গাটা বল, কোন জায়গাটা পুরো ব্যাপারটা আরেকবার বোঝাবো? হ্যাঁ अच्छा ভালো করে শুন কিন্তু মন দিয়ে। हाँ, इस खेल का स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? इस खेल का स्टार्टिंग हुआ था जब हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया कि सर एंट्री 27, ठीक है, ये देखो ये एंट्री 27 है,
जिसमें इलस्ट्रेशन ऑफ सर्विस एग्जाम्ड अंडर 27 बताया गया। इसमें बोला कि एफडी, सेविंग्स डिपॉजिट और एनी अदर सच डिपॉजिट इन ए बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड में आता है, फॉर विच रिटर्न इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। आप समझ रहे हो, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना किसी के थ्रू से, वो जो भी चार्ज करते हैं यहाँ देते हैं, जो भी देते हैं वो सब में जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। नॉर्मल इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड में आता है सर, ठीक है, जो भी बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान से समझना, लोन दे के जो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करके जो इंटरेस्ट लेता है, इस तरह का जो भी बैंक इसमें करते हैं ये सब जीएसटी फ्री है। प्रोवाइडिंग ए लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और ए क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है। मॉर्गेज ऑफ लोन्स विद ए कोलैटरल सिक्योरिटी टू द एक्सटेंट दैट कंसिडरेशन फॉर एडवांसिंग सच लोन्स और एडवांस आर रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट टू द एक्सटेंट दैट द कंसिडरेशन फॉर एडवांसिंग सच लोन्स और एडवांस रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मतलब कॉर्पोरेट को दे, नॉर्मल किसी को दे, ये बैंक का जो बिजनेस है ना इंटरेस्ट लेने का, ये एग्जेम्प्टेड के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि ये पेनल इंटरेस्ट या पेनल्टी जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है, अगर आप टाइम पे नहीं दे पाते हो तो आप पे जो इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन, उसका क्या करें। इसी के लिए दो केस हमारे सामने आया था, ठीक है। एक केस आप ऐसा मानो कि आप फ्लिपकार्ट और आपके बीच में चल रहा है, जैसे एक्स और वाई के बीच में चला, एक्स और वाई के बीच में चला, फ्लिपकार्ट ही आपको लोन दे दिया और फ्लिपकार्ट ही आपसे इंटरेस्ट ले लिया। एक बार फ्लिपकार्ट आपको क्या बोला, फ्लिपकार्ट कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। एक बार फ्लिपकार्ट आपको बोला कि भाई लैपटॉप ले लो, लोन पे ही इंटरेस्ट बता रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ ईएमआई भरते रहना, ठीक है, ईएमआई भरते रहना। कौन बोल रहा है, फ्लिपकार्ट बोल रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं आया सर, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं आया, ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज नहीं है, ये फ्लिपकार्ट और आपके बीच में चल रहा है। एक बार फ्लिपकार्ट आपको बोला कि 4 लाख का लैपटॉप है, लेके जाओ, इंटरेस्ट ईएमआई के साथ भरते रहो, अगर देरी करोगे, टाइम पे नहीं दोगे तो पेनल्टी लगाएंगे। बात समझ में आया है रोशनी? दादा। दिस इज यू एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, इसका जो भी ईएमआई अमाउंट होगा, टाइम पे नहीं करोगे, 10 तारीख के अंदर, 5 तारीख के अंदर, जो भी डेट देगा, टाइम पे नहीं करोगे तो पेनल्टी इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। ये एक सिनारियो फ्लिपकार्ट बोला। दूसरा सिनारियो भी फ्लिपकार्ट आपको बोला, फिक्स्ड पेनल्टी ना करके फ्लिपकार्ट एक परसेंटेज पेनल्टी कर दिया और उसके लिए एक अलग इनवॉइस जनरेट कर लिया, एक अलग इनवॉइस बना लिया। तो रूल क्या बोलता है सर, रूल बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि चाहे फ्लिपकार्ट बिल जनरेट करे या एक ही साथ दिखाए या फिर अलग से बिल बना के दिखाए, ये दोनों केस में ये जीएसटी चार्जेबल है। मतलब ये दोनों केस में जो एक्स्ट्रा पेनल्टी है, द ट्रांजैक्शंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट मींस फ्लिपकार्ट एंड यू, फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, दैट इज मोबाइल फोन और लैपटॉप, accordingly the penal interest would be taxable as it would be included in the value of the mobile or laptop irrespective of the manner of invoicing। आप अलग से इनवॉइस करो या फिर एक ही इनवॉइस के अंदर ही आप पूरा दिखाओ, ठीक है, मतलब पेनल्टी इंटरेस्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई जो भी वैल्यूएशन है, दोनों केस में ये जीएसटी के अंदर आएगा, चार्जेबल है। मतलब ये पेनल इंटरेस्ट इज ऑल चार्जेबल, मतलब ये जीएसटी के अंदर आ जाएगा। नॉर्मल इंटरेस्ट ये तो चार्ज हो ही जाएगा, ये पूरा का पूरा खेल ही जीएसटी के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब भी बात आ जाता है, फाइनेंस कंपनी जब बीच में आ जाता है, बात को समझिए, जब फाइनेंस कंपनी बीच में आ जाता है, दैट मीन्स अभी आप फोन या लैपटॉप फ्लिपकार्ट से नहीं, आप इसके थ्रू से ले रहे हो, किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू से, ये ऑप्शन आपके पास आ गया। जो सेकंड केस है, मतलब ये जो दूसरा एग्जांपल है, इस पे एक्स ने मोबाइल बेच रहा था वाई को, कॉस्ट का मोबाइल फोन था 40,000, वाई के पास ऑप्शन आ गया कि वो 2.5% का पर मंथ के हिसाब से मेसर्स एबीसी लिमिटेड से लोन लेके मोबाइल को परचेस कर सकता है। लेकिन सर ने ये भी बताया कि अगर टाइम पे आप इंटरेस्ट भरते नहीं हो तो आपको 1.25% का पर मंथ के हिसाब से डिले चार्जेस देना पड़ेगा, पेनल्टी बेसिकली। तो इसमें बात यही है कि ये जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट है इज चार्ज फॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन वाई एंड मेसर्स एबीसी, एबीसी कौन, फाइनेंस कंपनी, and the same is getting covered under exemption entry 27। ये जो पेनल इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट है, ये एंट्री 27 के अंदर आ जाता है, consequently because ये कौन है, फाइनेंस कंपनी है। In this case, the penal interest charged thereon on a transaction between Y and Messrs ABC Limited would not be subject to GST, as the same would be covered under the said exemption entry, that is entry 27।
लेकिन अगर ये सर्विस फाइनेंस कंपनी किसी भी तरह का सर्विस फी लेता है तो वो सर्विस फी इंटरेस्ट नहीं है, वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा। बस इतना बोला है सर। বুঝেছি দাদা। তাহলে স্যার মানে এই পেনাল্টিটা সবসময় জিএসটির মধ্যে পড়ছে, পেনাল্টি ছাড়া যদি ইন্টারেস্ট দিই সেটাতে জিএসটির মধ্যে ইনক্লুডিং হচ্ছে না। না তোর কথাটা না না মানে স্যার এই যে পেনাল্টিটা এক্সট্রা পেনাল্টি দিচ্ছি, ধরুন মানে ইন্টারেস্ট দিতে না পারলে পেনাল্টিটা চাপছে, সেটা জিএসটির মধ্যে যাচ্ছে। আর যেটা আমি নরমাল ইন্টারেস্ট দিচ্ছিলাম মানে তার আগে, সেটাতে জিএসটির মধ্যে ইনক্লুডিং হচ্ছে না। নরমাল ইন্টারেস্ট এমনিতে জিএসটি তে আসে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে পেনাল্টিটা হলে তখন ওটা জিএসটির মধ্যে ইনক্লুডিং হয়ে যাবে। পেনাল্টি আসবে কি আসবে না তার দুটো কন্ডিশন দিল তো, কে পেনাল্টি চার্জ করলে হবে আর কে করলে হবে না। নরমাল দোকানদারদের মধ্যে যদি পেনাল্টি চার্জ হয় তাহলে আসবে জিএসটি, কিন্তু যদি ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে হয় তাহলে জিএসটি আসবে না। হ্যাঁ মানে ওটা ওই ক্ষেত্রে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওটাই তো বললাম, এখানে একটা ডাউট আছে, মানে একটা ডিবেট আছে। ঠিক আছে, पेनल्टी কে চার্জ করছে এটা ইম্পর্টেंट। आप समझ में आ रहे हैं ना बात को आप लोगों को? ये जो एडिशनल पेनल्टी इंटरेस्ट है ये कौन चार्ज कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड सर नाउ। बाद में घर में एक बार आराम से ठंडा दिमाग में फिर से गो थ्रू करना, अगर फिर से कोई डाउट रहे तो मुझे बताना, होना नहीं चाहिए। अब बात को समझो, एक बार फाइनेंस कंपनी आ रहा है बीच में और एक बार सिर्फ दुकानदार अपने बीच में लोन का बात कर रहा है, तो दुकानदार थोड़ी फाइनेंस कंपनी है। फ्लिपकार्ट कोई फाइनेंस कंपनी है क्या? अगर फ्लिपकार्ट फाइनेंस कंपनी होता तो फिर इनका क्या जरूरत होता, आप मुझे बताओ। अगर फ्लिपकार्ट फाइनेंस कंपनी होता तो फिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतना सारा बैंकिंग कंपनीज को यहाँ पर क्यों रखा गया? क्योंकि ये लोन देता है, फ्लिपकार्ट लोन नहीं देता, फ्लिपकार्ट का बिजनेस ऑब्जेक्टिव अलग है। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट आपको लोन वगैरह का देने का बात कर रहा है और उसमें पेनल्टी भी चार्ज कर रहा है तो फ्लिपकार्ट का पेनल्टी जीएसटी के अंदर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ডাইরেক্ট ইলেকট্রনিক ডাইরেক্ট শপ থেকে কিনতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেনাল্টি চার্জ হবে, তখন সেটা আমার জিএসটির মধ্যে পড়ে যেত। यस, लेकिन जब फाइनेंस कंपनी से तुम लोन लेके कर रहे हो, फाइनेंस कंपनी आपसे इंटरेस्ट भी ले रहा है और इंटरेस्ट अगर नहीं जमा करते हो टाइम पे उसका पेनल्टी भी ले रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन फाइनेंस कंपनी के रिसीव हो रहा है ना, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता, बिकॉज वो फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट दोनों एंट्री 27 का पार्ट है। इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी ये दोनों ही एंट्री 27 के अंदर आ जाता है। किसके लिए? फाइनेंस कंपनी के लिए। आगे देख, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। देख देखो देखो सर, आगे देखो, एक क्वेश्चंस करेंगे, क्लैरिटी हो जाएगा। देखो अभी क्लैरिटी होगा। देखो सर, एक बैंक है मेसर्स अपना बैंक लिमिटेड, अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन में क्या बोला? एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। वो आपके सामने कुछ फॉलोइंग डिटेल्स रखा मंथ ऑफ अगस्त का। सर एक्सटेंड किया हाउसिंग लोन टू हिज कस्टमर। इसने अपने कस्टमर को हाउसिंग लोन दिया 100 करोड़ की, ठीक है, जीएसटी छोड़ के, सारा का सारा जीएसटी छोड़ के, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। प्रोसेसिंग फी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन सैंक्शन ऑफ लोन। लोन सैंक्शन करने के लिए एक प्रोसेसिंग फी है 20 करोड़ का। कमीशन कलेक्ट किया फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी 30 करोड़ का। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट कमाया ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक। इंटरेस्ट कमाया क्रेडिट कार्ड जो बैंक ने इशू किया था उसके थ्रू से 40 करोड़ का। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेबल बाय बैंक 25 करोड़ का। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर 1 करोड़ का। आपको पूछ रहे हैं कि इसका टैक्सेबल सप्लाई क्या माना जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कौन सा वैल्यू टैक्स में आएगा और कौन सा वैल्यू नहीं आएगा, मतलब जिस पे जीएसटी लगाया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज बताइए। अब रीजन के साथ भी आंसर देखो, रीजन के साथ समझ में आएगा। अगर प्रोविजन इतना देर से जो पढ़ा है अगर वो समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू कस्टमर, 100 करोड़ का जो अमाउंट है वो नहीं आएगा, नी लेसर। सिंस मनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स,
एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन इज नॉट ए सप्लाई। पैसा किसी को देना गुड्स नहीं है, इसलिए जीएसटी के अंदर नहीं आता। ये तो बात एकदम इंट्रोडक्शन लेवल में ही समझा जाता है, ठीक है। पैसा देना गुड्स के अंदर नहीं है, मनी इज नॉट ए गुड्स, और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। मनी गुड्स के अंदर नहीं आता है, तो फिर मनी देना जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा सर, ठीक है। सप्लाई अंडर जीएसटी में भी ये बात डिटेल्स में समझा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। मनी इज नॉट गुड्स। गुड्स क्या है वो एकदम इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपको बहुत क्लियरली समझाया गया, व्हाट इज गुड्स। प्रोसेसिंग फी सर आएगा, मैं आपको अभी बोल रहा था, बैंक अगर कोई प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है तो वो जीएसटी के अंदर आ जाता है। इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड प्रोसेसिंग फी ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, हेंस द सेम इज टैक्सेबल। 20 करोड़ टैक्सेबल है। कमीशन कलेक्टेड ऑन बैंक गारंटी, any commission collected over and above interest on loan, advance or deposit are not exempt। 30 करोड़ टैक्सेबल है। क्रेडिट कार्ड से जो इनकम किया 40 करोड़ टैक्सेबल है, पहले ही बोला। 2027 का एक्सेप्शन है, नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं आएगा सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन ये नॉर्मल बैंक का बिजनेस का इंटरेस्ट है। Service by way of extending loans in so far as the consideration is represented by way of interest or exempt from tax, entry number 27 ही बात करता है सर। नील मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट 1 करोड़ का, ये टैक्सेबल है सर। एनी चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट हो या लोन हो, एडवांस हो या डिपॉजिट हो, इसके ऊपर कुछ भी आप चार्ज करोगे, जैसे कि मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, बैंक ने आपसे 1 करोड़ का चार्ज लिया, टैक्सेबल है। तो कुल मिला के 91 करोड़ आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। ये रहा समरी सर, इतना सारा बात जो किए, इतना देर से दिमाग खा के आप लोगों का इसका निकला ये बात। अब बताओ कि अगर एक भी प्रोविजंस में वहां पर आपको नहीं समझा तो आपको क्या समझ में आता? ये तो समझ में आ गया होगा, गारंटी समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट सर बोलो। क्या रे, क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अब इसीलिए मैं इतना दिमाग खा रहा था आप लोगों का, मेरा और क्या काम है? दिमाग खाना काम है आप लोगों का। एक एक पॉइंट में दिमाग इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि अगर एक एक पॉइंट के अंदर ही तो सारा का सारा खेल छुपा हुआ है। राज कहाँ छुपा हुआ है? प्रोविजंस के अंदर। मैं क्या करूं सर? प्रोविजंस इसीलिए पढ़ने के टाइम पे आपको हो सकता है प्रोविजंस बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा। अब देखो अगर आप प्रोविजंस अच्छे से नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन का जवाब कैसे देते? सिंपल पूछा है इसमें कौन सा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, अब अंदाजा लगाते क्या? ठीक है, तो अंदाजे में तीर लगा के कभी हाँ कभी ना, तो हमें मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थॉरो पढ़िए सर, थॉरो पढ़िए, क्योंकि थॉरो पढ़ोगे, थॉरो समझोगे, तभी सर चार्टर्ड एज ए कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, या फिर अगर गुजरात में इंडिया का फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन रहा है, आप लोग भी वहाँ पर कोई बन जाना सर, मैं आऊँगा मिलने आप लोगों से। हाँ, मैं बोलूँगा मैं पढ़ाया था, मज़ा आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है सर, बोलो। सपना मत देखो सर, सपना मत देखो। अच्छा, समझ में आ गया ना? तो ये था बैंकिंग सर्विस सर। सर अगर आप लोगों को बैंकिंग सर्विस समझ में आ गया ना, तो ये आगे का जो भी है आप लोग प्लीज़ एक बार घर पे गो थ्रू कीजिए, ठीक है? आगे का सारा नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, ठीक है? जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपको बैंकिंग में जैसे सर्विस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस में गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है, ठीक है? लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, हाँ अच्छे से, बहुत सारा एंट्री है आगे, ज़रूर घर में अच्छे से पढ़िएगा। वो होमवर्क है, जो मैं पढ़ा है वो तो देखना ही है, और जो आगे का सर्विसेज है वो भी आपको देखना है। इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइज इन एनी पॉइंट आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पॉइंट रिलेटेड जो पॉइंट मुझे लगेगा कि मुझे बात कर लेना चाहिए, उस पॉइंट पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। ऐसे ज़्यादातर पॉइंट जो भी है ना आगे ईजी पॉइंट्स है, बट हाँ कुछ पॉइंट में डाउट क्रिएट हो सकता है, जो सर्विस बच गया अभी, ठीक है, जो जीएसटी के एग्जेम्पशंस में आता है। एग्जाम्पल्स भी मिलेगा आपको, नोट्स है आप लोगों के पास, मस्ट गो थ्रू सर। कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है? लेकिन जो पॉइंट मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, ठीक है? बोलो सर। यस सर।
ओके, ठीक है सर। ओके सर। ओके, ठीक है सर, चलो। ओके, बाय सर। कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज टाटा। রাখছি দাদা। ओके, टाटा। बाय सर। राखी सर। ठीक है सर, टाटा। सर बोलो प्रिया। सर एक्चुअली मैंने एआईएसएम का देख लिया है, तो मैं रजिस्टर कर